दोस्तों ऑर्बिटल केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रीतेश मौर्य और हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर जो नीट के और जेईई मेंस के स्टूडेंट्स हैं जो अभी यहां पर जल्द में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए यहां पर बहुत ही तेज़ बहुत ही क्विक रिवीजन करवा रहे हैं, जिससे कि पर डे उनका एक एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए, एक चैप्टर उनका कंप्लीट हो जाए। तो इसीलिए अब यहाँ पर हमारा जो नंबर लगा है अगले चैप्टर का, वो कौन सा है, एल्कोहल, ईथर और फिनॉल की हम लोग बात करते हैं। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग आते हैं जल्दी से टॉपिक पे, क्योंकि हमको टारगेट ये बनाना है कि जल्दी से जल्दी इसका रिवीजन हो जाए। चलिए आते हैं यहाँ पर, अगर हम लोग बात करते हैं एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की, तो मैं आपको बता दूं, आपको ये पता है ये क्या होता है, ये कोई हाइड्रोकार्बन है RH नाम का। अगर हम लोग क्या करते हैं, इस हाइड्रोकार्बन से एक H को हटा दे और वहाँ पर किसको जोड़ दो, किसको, OH को अगर जोड़ देते हैं तो वहाँ पर क्या बन जाता है, आप बताओगे, ROH का फॉर्मेशन वहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अगर मान लिया यहाँ पर कोई R ग्रुप जो है आपका कोई एल्काइल ग्रुप है, क्या है बच्चों, एल्काइल ग्रुप है, तो वहाँ पर जो भी हमारा एल्कोहल बनेगा वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर आप बताओगे एल्काइल एल्कोहल बन जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर CH3 CH2 CH3, मान लिया ऐसा कोई हमारा यहाँ पर एल्केन था, हमने क्या किया, इससे एक H को रिप्लेस किया और यहाँ पर एक OH को जोड़ दिया। मान लिया यहाँ से कोई H रिप्लेस होता है तो आपका बन जाएगा CH3 CH2 OH। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एलिफेटिक एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पर इसको हम लोग एलिफेटिक एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। और मान लिया अगर यहाँ पर हमारा जो भी एल्काइल ग्रुप था वो कुछ ऐसा था, अगर हमने क्या किया, यहाँ से किसी प्रकार H को हटाया और वहाँ पर OH को जोड़ा, अब जो भी बनने वाला है वो क्या बन जाएगा, अब बताओगे, ये एरोमेटिक एल्कोहल होगा और इसको हम एक नाम देते हैं जिसका नाम होता है फिनॉल। समझ में आ रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, मान लिया एक बार फिर से मैंने यहाँ पर कोई RH लिया और इस बार मैंने यहाँ से एक H को फिर से रिप्लेस किया, लेकिन इस H को किससे रिप्लेस करते हैं, RO माइनस, मतलब किसी एल्कोक्सी ग्रुप से। किससे करते हैं बच्चों, किसी एल्कोक्सी ग्रुप से अगर रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ROR का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हमारा जो एल्कोहल है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिफेटिक एल्कोहल के नाम से जानते हैं, एलिफेटिक अल्कोहल। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। अगर हम लोग बात करें एरोमेटिक अल्कोहल, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉल। और यहाँ पर जो लास्ट में मैंने लिखा है इसको कहा जाता है ईथर। तो पूरा चैप्टर हमारा कहाँ पर जाने वाला है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो पूरे चैप्टर हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले बच्चों। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड से हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले किसके बारे में, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का प्रिपरेशन करने वाले, कौन सा एल्कोहल, कहने का मतलब एलिफेटिक एल्कोहल के प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। तो उसके प्रिपरेशन की बात करते हैं, कैसे बनाने वाले हम लोग यहाँ पर। पहला बताया गया फ्रॉम एल्कीन से बनाया जाए। एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, हम लोग उससे बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें भी आपको कई मेथड्स मिलने वाले हैं। पहला मेथड यहाँ पर बताया गया बाई एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन मतलब एसिड की प्रेजेंस में हम लोग किसी एल्कीन के ऊपर क्या करने वाले हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ने वाले हैं और वहाँ पर हमारा एल्कोहल बनकर तैयार हो जाएगा। और ये रिएक्शन अगर आपको याद है तो हम लोग इसको एल्कीन में पढ़ चुके हैं, एडिशन रिएक्शन में। तो बताया कि यहाँ पर कैसे किया जाता है रिएक्शन। मान लिया कोई एल्कीन हमारा, यहाँ पर डायरेक्ट मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको पता है। मान लिया यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, ऐसा कोई हमारा एल्कीन है और हम लोग क्या चाहते हैं, इसके ऊपर H2O का एडिशन कराना चाहते हैं, लेकिन एडिशन याद रहे कि उसके प्रेजेंस में होगा एसिड कैटेलाइज। एसिड यहाँ पर जो होगा हमारा वो कैटलिस्ट की तरह काम करने वाला है और वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको बताएं, हमारा जो वाटर होगा वो कैसे डिसोशिएट करेगा, कैसे डिसोशिएट करता है बताओ, H प्लस और OH माइनस में डिसोशिएट करता है। अच्छा बताओ, यहाँ पर आपको इतना तो पता ही होगा, यहाँ पर क्या होता है, आप बताओगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो आप यहाँ पर बताओगे सबसे पहले बॉन्ड को H प्लस आएगा और तोड़वाएगा, यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आता है। अच्छा बताओ, ये कहाँ पर जाना पसंद करेगा, यहाँ पर, और ये कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर, और आपका यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2OH। होगा कि नहीं होगा, कहाँ पर होगा, OH तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, OH यहाँ पर आया और ये क्या हो जाएगा CH3, क्योंकि आपका यहाँ पर कहाँ पर OH माइनस जाने वाला था, इस प्लस वाले के पास गया, यहाँ पर OH आया और H यहाँ पर चला जाता है। तो ये रिएक्शन लोग पढ़ चुके थे। यहाँ पर इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म दी गई है, वहाँ पर ज़्यादा मायने नहीं रखता है क्या होता है। यहाँ पर बस आपको ये याद रखना है कि वाटर को अगर किसी एल्कीन के ऊपर जोड़ दिया जाए इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, आपका एल्कोहल बनकर तैयार हो जाता है। ये समझ में आया सबको।
चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं एल्कीन से ही बनाने का एक दूसरा मेथड जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है ये, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से कैसे किसी एल्कीन से हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल को बना सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बताया कि अगर कोई एल्कीन लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर एरो पर आपको क्या मिलने वाला, ध्यान देना, यहाँ पर एरो पर क्या मिलता है आपको, फर्स्टली यहाँ पर आपको मिल जाएगा BH3, या फिर यहाँ पर आपको मिल सकता है BH3 या फिर B2H6, कुछ भी मिल जाए, BH3 का होल ट्वाइस भी मिल जाए, या फिर इसको हम लोग B2H6 भी लिख सकते हैं। सेकेंड यहाँ पर बताया कि और आपको क्या मिल सकता है, यहाँ पर याद रखना है H2O2, और यहाँ पर बेसिक मीडियम दिया जाएगा। तो उस कंडीशन में एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर कोई वाटर मॉलिक्यूल हम लेके नहीं चलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, इसकी मैकेनिज्म में हम लोग जाएंगे तब आपको पता चलेगा कैसे वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पर ऐड किया जाता है। फिलहाल के लिए बताया गया यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ते हैं। अच्छा, आपको पता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता था, अगर मान लिया HOH माइनस को हम लोग यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता था जहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा हैं वहीं पर किसको जोड़ दो, माइनस वाले को जोड़ दो। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आपको यहाँ पर समझ में आ गया, ये रिएजेंट देख करके आपको समझ में आ गया ये तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, तो वहाँ पर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आप एक वाटर मॉलिक्यूल को क्या करना है, यहाँ पर जोड़ देना है। तो कहाँ पर आ जाएगा, आप बताओगे CH3CH2CH2OH का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पर कैसे हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ते हैं। लेकिन सबसे मेन आपको ये रिएजेंट मिलना चाहिए आपको, अगर ये मिल गया तो आपको तुरंत समझना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पर जोड़ा जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। चलिए, आपके एनसीईआरटी में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म दी गई, वहाँ पर कैसे बन जाता है, ठीक है, वहाँ से कैसे अल्कोहल बन जाता है उसके बारे में बताया गया। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया मैकेनिज्म ऑफ HPO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बताया कि यहाँ पर कोई एक एल्केन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, ठीक है, इसकी सबसे पहले मुलाकात किससे हो जाएगी, आप बताओगे यहाँ पर BH3 से। किससे हो जाता है, BH3 से। और आपको होता है BH3 की अगर हम लोग बात करते हैं, मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, अच्छा एक बार आप खुद देख करके देखो, यहाँ पर BH3 अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ BH3, तो बताओ क्या इसके टोटल इलेक्ट्रॉनों के नंबर 2 2 4 2 6 हैं। 6 का मतलब क्या हो जाता है, इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ये हमेशा कहाँ पर टारगेट करना चाहेगा, ये चाहेगा कि हम ऐसी जहाँ पर अटैक करें जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, ठीक है। तो ये क्या करता है आपको पता है, यहाँ पर बॉन्ड ऐसा पोलराइज होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस चार्ज जनरेट होने लगता है, और इसका अट्रैक्शन किसकी वजह हो जाता है। अब बताओगे ये क्या करता है, जैसे जैसे यहाँ पर माइनस चार्ज जनरेट होगा, ये जो होता है यहाँ पर बोरान इस कार्बन के प्रति अट्रैक्शन रखने लगता है। क्यों, क्योंकि ये चाहता है अगर इसके पास क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज आएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, ये मुझे बॉन्ड देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन ये क्या सोचता है कि मेरे पास 3 बॉन्ड है, 6 है, बस 2 की और ज़रूरत है, कोई कोऑर्डिनेट कर दे या फिर कोई हमें दे दे। लेकिन यहाँ पर इनका तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन जैसे जैसे ये इसके प्रति लगाव रखते हैं, इधर जो हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है, यहाँ पर इस कार्बन के प्रति लगाव रखने लगता है। अल्टीमेटली यहाँ से मैं लिख रहा हूँ क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन दौड़ के इसके पास चला जाएगा, ये CH2 हो जाएगा। और आपको बताया यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, CH2, ठीक है, CH2 तो है ही, लेकिन अब इससे कौन जुड़ गया यहाँ पर, आप बताओगे BH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा H, ऐसे हो गया, ठीक है, ये हो जाता है। बोरान जाकर के यहाँ पर जुड़ जाता है। अब क्या होगा, फिर से आप देखो इसको टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 2 4 2 6, ठीक है, फिर से इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट हुई। अब ये क्या करता है, अपना टारगेट फिर से देखता है कोई दूसरा एल्कीन मिल जाए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर अटैक करना चाहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाए, इसको पता है फिर से यहाँ पर ये बॉन्ड पोलराइज होगा, यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा। ये चाहता है कि जा करके इसके साथ अट्रैक्शन रखे, ये जाता है इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि इसके पास पता है माइनस चार्ज है। लेकिन क्या करता है, जितना ये यहाँ पर सोचता है बॉन्ड बनाने के लिए, तब तक इसका हाइड्रोजन का भी अट्रैक्शन इस कार्बन के साथ हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं उसको यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है। फिर बताओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3CH2, ठीक है, CH3CH2, और यहाँ पर एक बार फिर से CH2 है, ठीक है, CH2, और यहाँ पर बोरान से एक H है, और दूसरी तरफ भी वही सेम ग्रुप CH2CH3 हो जाता है। फिर से आप देखो, ये यहाँ पर जा रहा था अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में, लेकिन ये हाइड्रोजन क्या कर जाता है, इसका एक हाइड्रोजन इधर से टूट के चला जाता है, यहाँ पर चला गया, तो यहाँ पर कुछ ऐसे बन जाता है। फिर से आप इस बोरान के टोटल, अगर आप देखो टोटल इलेक्ट्रॉन के नंबर को चेक करो तो आप बताओगे फिर से क्या, 2 2 4 2 6 हो गया, फिर से 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ध्यान से समझना,
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 किसी दूसरे एल्कीन के ऊपर अटैक करता है, फिर से आपको पता है एल्कीन ऐसा टूटेगा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस होगा। इसको पता है अब भी ये अपनी उम्मीद नहीं हारा है, क्योंकि उसको पता है अभी मैं इसके साथ अट्रैक्शन रख सकता हूँ, तो हो सकता है 8 हो जाए, लेकिन जैसे अट्रैक्शन इसके पास रखता है, अभी इसके पास एक हाइड्रोजन और है, ये हाइड्रोजन दौड़ के कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन पे चला जाएगा, और अल्टीमेटली देखना मैं यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ क्या बन जाता है। इस बोरान से CH3 CH2 CH2b, ठीक है, इधर भी वही सेम ग्रुप CH2 CH2 CH3, और नीचे भी वही ग्रुप CH2 CH2 CH3, ठीक है, ऐसा कुछ बन जाता है। अब फिर से बताओ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, मतलब पूरी प्रयास किया ये, फिर भी इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, क्योंकि एक तरफ ये दूसरे से बॉन्ड बनाता था कार्बन से माइनस वाले से, लेकिन दूसरी तरफ इसका हाइड्रोजन खुद टूट के चला जाता था किसी और के पास। अब क्या हो जाएगा, अब देखना यहाँ पर अगले ही स्टेप में आपको यहाँ पर मिलेगा H2O2 बेसिक मीडियम। तो H2O2 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पर 3 मोल इसके यूज़ होने वाले हैं। H2O2 की अगर हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं HOOH, ऐसा होगा। ये क्या करेगा, यहाँ पर डिसोसिएट होगा, ऐसे जाकर के डिसोसिएट होगा, और यहाँ पर मैंने 3 लिए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब जितने भी बोरान और कार्बन के बीच के बॉन्ड है, बोरान और कार्बन के बीच के बॉन्ड है, सब टूटेंगे, याद रखना, सब टूटेंगे, और सबको क्या मिलने वाला है उसके बदले में, OH मिलने वाला। जैसे हम लोग बात करते हैं, ये वाला बॉन्ड टूटा तो इसको क्या मिला, OH, और बोरान को भी क्या मिला, OH। ये वाला बॉन्ड टूटा बोरान का तो इसको भी OH मिला, और बोरान को फिर से क्या मिल गया, OH। ये वाला बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर क्या हुआ, इस कार्बन को OH मिला, इस बोरान को क्या मिल गया, फिर से OH। अब मैं लिख रहा हूँ, आप खुद देखो, अगर इस कार्बन को इसको यहाँ पर इतना मिला, ये क्या बना लेगा, CH3 CH2 CH2 OH, ये क्या बना लेगा, CH3 CH2 CH2 OH, ये क्या बना लेगा, CH3 CH2 CH2 OH। तो आपको यहाँ पर ये दिखेगा, क्या दिखने वाला है, आपको यहाँ पर 3 मोल अल्कोहल मिलने वाला है, CH3 CH2 CH2 OH आ जाता है, और बदले में यहाँ पर बोरान के पास देखते हैं कितना OH ग्रुप, 1 2 और ये 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BOH का होल थ्रायस बन जाता है। तो ये पूरी इसकी मैकेनिज्म मिलती है, आपको पता चला कैसे किनारे पे जाकर के जुड़ा, किनारे पे जाकर के OH ग्रुप कैसे जुड़ा, तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा बताया। लेकिन याद रहे, कभी भी अगर आपको मिलने वाला है ऐसा, तो आपको बस ऐसा करना, CH3 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और वहाँ पर पूरा स्टेप मैंने आपको बताया, अगर B2H6, और यहाँ पर सेकेंड में आपको क्या मिल जाता है, H2O2, और यहाँ पर OH माइनस। तो क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है यहाँ पर, ठीक है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से जोड़ना है, यहाँ पर OH माइनस, यहाँ पर H प्लस जाएगा, और आपका यहाँ पर CH3 CH2 CH2 OH आ जाता है। समझ में आया? तो आपको मेनली फोकस यहाँ पर करना है, आपको बस ये रिएजेंट को पहचानना है। आपको अगर ये नहीं समझ में आता है, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया सबको? चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम सेकंड मेथड की बात करते हैं। दूसरा मेथड, पहला मेथड मैंने आपको बताया था एल्कीन से बनाना, और एल्कीन से दो मैंने आपको बताया था वाटर को क्या करना है, एसिड के प्रेजेंस में एल्कीन के ऊपर जोड़ देना है। फिर दूसरा मैंने आपको बताया एल्कीन से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को बताया। फिर अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले सेकेंड मेथड, और बताया गया किससे, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड की बात करते हैं तो हम लोग एल्डिहाइड कीटोन, यहाँ तक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करने वाले हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर RC डबल बॉन्ड OH, ये है क्या, आप बताओगे कोई एक एल्डिहाइड है। चलिए इस एल्डिहाइड से हम लोग एल्कोहल को बना करके दिखाते हैं कैसे बन सकता है। बताइए आप यहाँ पर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा सकते हैं, जैसे कि H2 इन प्रेजेंस ऑफ किसके, प्लैटिनम पैलेडियम निकेल, ठीक है, इससे रिएक्शन करा दो। या फिर बताइए आप किससे करा सकते हो, NaBH4, या फिर आप किससे करा सकते हो बताओ, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड, ठीक है, इससे से किसी से भी आप रिएक्शन वहां पर करा दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्कोहल बन जाता है। कैसे बनता है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर ये क्या करते हैं, जा करके जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का कोई भी जो पाई बॉन्ड होगा, मान लीजिए ये वाला पाई बॉन्ड था, ये वाला, तो इसको तोड़ते हैं। बदले में क्या करेंगे, इसको एक H देंगे, एक H इनको दे दिया। अब बताओ एक H इसको मिल गया, एक H इसको, तो यहाँ पर क्या, इस कार्बन पे टोटल H कितने, 1 1 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, R कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ CH2, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, OH अल्कोहल। बन गया कि नहीं बना यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है यहाँ पर। बताइए कोई एल्डिहाइड लेकर के चलते हैं, H2 प्लैटिनम पैलेडियम निकल लेके चलो, NaBH4 लेके चलो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेके चलो, सब के सब क्या कर देते थे, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ते थे, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको दे देते थे, और यहाँ पर RCH2OH का फॉर्मेशन हो जाता था। चलिए अगर हम लोग यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है, यहीं पर अगर हम लोग एल्डिहाइड की जहाँ पर अगर कीटोन लेकर के चलते हैं तो क्या होता, एक पल के लिए सोचो। कीटोन का मतलब RCR डबल बॉन्ड O, यही तो होता है कीटोन। चलिए यहाँ पर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक पल के लिए फिर से देखो,
सब कुछ वही है, एल्डिहाइड यहाँ कीटोन कर दिया। अब यहाँ पर ये सब क्या करने वाले हैं, तीनों में से कोई किसी को भी आप उठा लो, ये क्या करेगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ेगा, तोड़िया, एक हाइड्रोजन इनको दे दिया, एक हाइड्रोजन इनको दे दिया। आप खुद देख करके बताओ क्या बन जाएगा, आप बताओगे RCR। अच्छा, इसको H मिल गया तो यहाँ पर लिख सकते हैं CH। अब सिंगल बॉन्ड से क्या हो जाएगा OH, और आपको पता है ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो क्या समझ में आता है, जब हम लोग एल्डिहाइड लेकर के चलते थे कौन सी डिग्री का अल्कोहल बनता था, प्राइमरी अल्कोहल बनता था। अगर हम लोग क्या करते हैं, कीटोन लेकर के चलते थे, यहाँ पर क्या बन जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर किसको देखने वाले हैं, अगर हम लोग कोई एसिड लेके चले, एसिड का मतलब क्या, RCOOH, ठीक है, ये है। अब बताइए कि इससे कैसे बनाया जाए अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन से मैंने आपको बताया, इसकी बात करते हैं। तो बताइए यहाँ पर अगर कोई ऐसा काम कर सकता है, तो ना तो आपका यहाँ पर H2 प्लेटिनम पैलेडियम निकल काम करने वाला है, ना तो आपका यहाँ पर NaBH4 काम करने वाला है। अगर कोई कर सकता है तो वो कौन होता है, वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है। कौन होता है, यहाँ पर एसिड से अल्कोहल बनाना है, कौन कर सकता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड करता है। कैसे करता है, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान देना, होता क्या, ये क्या करता है, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले बॉन्ड को तोड़ेगा, एक H इनको दिया, एक H इनको दे दिया, ठीक है। फिर दूसरा क्या करता है, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड भी कंप्लीटली तोड़ता है, जिसकी वजह से एक H इनको मिला और एक H इनको मिल जाता है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको समझना है कि क्या हुआ, कैसे अल्कोहल बना है, ठीक है। उसकी पूरी डीप मैकेनिज्म हम लोग को यहाँ पर नहीं जाना है। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, R, ठीक है। अब बताओ इस कार्बन को क्या मिला, 2 हाइड्रोजन CH2। अच्छा, इसे सिंगल बॉन्ड से कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन, ठीक है, यही तो हुआ। और यहाँ पर ये क्या बना लिए होंगे, OH और H2O। तो ओवरऑल को क्या समझ में आता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेकर के चलते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा और यहाँ पर अल्कोहल बन सकता है एसिड से। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपकी NCERT में बताया गया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या हो जाता है, बहुत ही खर्चीला होता है, बहुत ही महंगा होता है। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर जहाँ मन गए तहाँ इसकी हम लोग यूज़ कर ले। तो यहाँ पर यही होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं वहीं पर क्या होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की यूज़ की जाती है। अब सवाल आता है कि अगर इसका यूज़ ना करें तब कैसे एसिड से अल्कोहल बनाया जाए। अब मैं आपको बताता हूं बिना इसका यूज किए हम लोग कैसे एसिड से अल्कोहल बना सकते हैं। चलिए, बिना लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज़ किए कैसे हम लोग एसिड से अल्कोहल बनाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। एग्जाम्पल से समझना यहाँ पर क्या जुगाड़ लगाया गया कि आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ना लेना पड़े। बताया कि हमने क्या किया, चलो हमारा एक एसिड तैयार था, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर इस एसिड की रिएक्शन को एक अल्कोहल से कराते। ध्यान रखना यहाँ पर, अभी आगे फिर से हम लोग इसको करने वाले। एसिड की रिएक्शन को जब अल्कोहल से करते हैं तो वहाँ पर क्या बन जाता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से OH ग्रुप हटेगा, ठीक है, और यहाँ से अल्कोहल से एक H ग्रुप, क्या निकला यहाँ पर, एक वाटर रिलीज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, अब यहाँ से आप बताओगे RC डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब बताओ कौन आके जुड़ा, OR डैश जुड़ा कि नहीं। अब बताओगे OR डैश, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा हुआ, ये हमारा क्या बन गया, एक एस्टर बन गया, ठीक है। तो अब बताया गया एस्टर से आसान होता है, एसिड से आप डायरेक्ट अगर अल्कोहल पे जाना चाहते हो तो वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका एस्टर बन गया है तो वहाँ से आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। और यहाँ पर बताया गया आपको क्या यूज़ कर रहे तब, बताया गया H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम पैलेडियम निकल यूज़ कर लो, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर लो, आसानी से हो जाएगा। तो कैसे किया गया यहाँ पर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कहा गया इस वाले बॉन्ड को तोड़ा गया, कार्बन ऑक्सीजन, बदले में क्या देना पड़ेगा इनको बताओ, H दिया। फिर बताया कि यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच का भी बॉन्ड तोड़ दो, इसके बदले में क्या देना पड़ा, इसको H दिया, इनको H दिया, ठीक है, क्योंकि इनका भी बॉन्ड टूटा, इनका भी टूटा, तो इनके बदले में इनको H मिला, इनको H मिला। अब बताओ क्या बन जाएगा, यहाँ से अगर लिखना शुरू करें, आप देखो, अब बताओगे R, ये कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ है, 2 हाइड्रोजन, CH2 सिंगल बॉन्ड से किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से कौन जुड़ गया, H। अच्छा, दूसरी तरफ देखो कि यहाँ पर क्या बना, R-O और क्या मिल गया, H। तो आप बताओगे यहाँ पर दूसरा क्या बन जाएगा, R-OH। कहने का मतलब जो अल्कोहल लेकर के हम लोग यहाँ पर चले थे, यहाँ पर वो लास्ट में आपको फिर से मिल जा रहे हैं, ठीक है। और हमारा वहाँ पर हमने क्या किया, एसिड से अल्कोहल को भी बना दिया। सबको समझ में आया कैसे किया गया। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर अल्कोहल को, सॉरी एसिड को क्या किया, पहले एक अल्कोहल से रिएक्शन कराई, जिसकी वजह से एस्टर बन चुका है, ठीक है। एस्टर बनने के बाद अब नॉर्मली हम लोग वहाँ पर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा देते हैं, तो इस एस्टर से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। इतना समझ में आया सबको।
चलिए अगला मेथड हम लोग देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम ग्रिग्नाट रिएजेंट। अगर किसी ग्रिग्नाट रिएजेंट से हम लोग बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाते हैं, और ये आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं यहाँ पर बताया कि ग्रिग्नाट रिएजेंट से बनाना है तो आपकी चॉइस क्या होनी चाहिए, कोई एल्डिहाइड होगा, कोई कीटोन होगा, ठीक है। मान लिया एल्डिहाइड और कीटोन ऐसे हुआ, ठीक है, ये हो सकता है, कोई एल्डिहाइड भी हो सकता है, कोई कीटोन भी हो सकता है। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रिग्नाट रिएजेंट क्या होता है, RMgX, ठीक है, ये हुआ हमारा ग्रिग्नाट रिएजेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, इस ग्रिग्नाट रिएजेंट को इसी के ऊपर जाकर के ऐड कर देते हैं, ठीक है, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, इसके ऊपर यहाँ पर जोड़ देते हैं, एक एडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे जुड़ेगा ये चीज़ याद रखना, क्योंकि आगे भी बहुत बार मिलने वाला है। जब यहाँ पर R और Mg के बीच का बॉन्ड टूटेगा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, हेलो एल्केन हेलो एरेंस पढ़ रहे थे, मैंने बताया R और Mg के बीच का बॉन्ड कैसा होता है, हाईली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है मेटल है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को होते हैं, तो प्लस चार्ज रखेंगे और इनको क्या रखना पड़ेगा, माइनस चार्ज, जब ये बॉन्ड टूटता है। अब दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर भी आपको पता है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा, तो ये बॉन्ड को तोड़ेगा, अपने ऊपर माइनस रखेगा और ये क्या करेगा, प्लस। अब यहाँ पर प्लस माइनस को क्या करना है, हमको जोड़ देना है। चलिए जोड़ के देखते हैं। यहाँ पर आपको पता है ये वाला जाकर के इनसे जुड़ेगा और Mgx जाकर के किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से। ये तो आपको पता ही होगा प्लस माइनस किससे जुड़ने वाला है। अब यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करते हैं, ऐसे लिखा C और इससे कौन जुड़ गया, यहाँ पर R को मैं यहाँ पर नीचे लिख दे रहा हूँ, R हुआ। अब इनके बीच में केवल एक सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन के बीच में, और यहाँ पर माइनस चार्ज है, और यहाँ पर कौन आके जुड़ा, Mgx, कौन जुड़ा यहाँ पर, Mgx। ये आपका यहाँ पर एक एडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। कहने का मतलब ये दोनों मिलकर के एक हो चुके हैं, एक एडिशन प्रोडक्ट आपका बन चुका है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इसकी हम लोग करते हैं क्या, हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, हमको क्या करना है, वाटर को जोड़ना है यहाँ पर HOH, तो यहाँ पर H प्लस और OH माइनस में टूटता है, ऐसे टूटता है, यहाँ पर H प्लस OH माइनस हो जाता है। अब यहाँ पर देखना है कि टूटता है तो चलो टूट तो गया, लेकिन जुड़ेगा कैसे, कहाँ पर जुड़ेगा, तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड टूटेगा। कौन टूटेगा, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और मैग्नीशियम क्या रखेगा, प्लस, और इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा। अच्छा बताओ, माइनस आया तो माइनस की वजह से इसमें से कौन सा पार्ट इसके पास भागेगा, आप बताओगे, ये प्लस वाला भागेगा, और ये किसके पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, आप ध्यान से समझो, आप बताओगे C यहाँ पर आके जुड़ गया R, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, O से कौन जुड़ गया, H, कहने का मतलब एक अल्कोहल बन गया। और दूसरी तरफ क्या हो जाता है, Mg को क्या मिल गया, OH, यहाँ पर MgOH X बन जाता है। समझ में आया कैसे यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन लेकर के चले और वहाँ पर ग्रिग्नाट रिएजेंट लेकर के चलते हैं, कैसे यहाँ पर पहले एक एडक्ट बनता है, फिर इस पर हम लोग क्या करते हैं, वाटर को एडिशन करा देते हैं, वाटर से रिएक्शन करा देते हैं, जिसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस कराते हैं वाटर की, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एल्कोहल बन के तैयार हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं, अगर एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन लेकर के चलते हैं तो आपका एल्कोहल कौन सी डिग्री का बनने वाला है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, अगर फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, क्या है, HCHO, क्या है, HCHO, जिसको लोग कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। अगर इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, RMgX का एडिशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से सारी कहानी आपको पता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा, बॉन्ड यहाँ से पोलराइज होगा, यहाँ पर माइनस आएगा, और यहाँ पर क्या आने वाला है, प्लस। इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, सबको जोड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R जाकर के इससे जुड़ा, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ R। अच्छा बताओ, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, 2, यहाँ पर लिख दिया CH2, ठीक है, CH2 लिखा। अब इसे सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन से जा करके यहाँ पर Mgx जुड़ गया कि नहीं जुड़ा। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर H3O+ का मतलब क्या है, यहाँ पर एसिडिक मीडियम में वाटर लेते हैं, ठीक है। आप बताओगे यहाँ पर वाटर को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, H प्लस और OH माइनस में। और आपको बताया यहाँ पर बॉन्ड कैसे टूटने वाला है, यहाँ पर ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज। और आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं बताना है, ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा, और आपका प्रोडक्ट बन के क्या तैयार हो जाएगा, मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर यहाँ से लिखते हैं RCH2 सिंगल बॉन्ड O, और कौन जुड़ा इससे, H, अल्कोहल बन जाता है। Mgx OH तो ये तो बनेगा ही सब जगह, OHX ये तो बनेगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर आपका ये अल्कोहल बनके तैयार हो गया। हम लोग का टॉपिक यही चल रहा है, अल्कोहल को कैसे बनाया जाए। फिर दूसरा हम लोग यहाँ पर लेते हैं, आपने कहा इस बार हम लोग कोई एल्डिहाइड लेके चलेंगे, RCO, यहाँ पर H को मैं ऊपर लिख रहा हूँ और इसको मैं आगे लिख रहा हूँ, डबल बॉन्ड O। फिर से यहाँ पर लोग क्या करते हैं, मैं R' इसको लिख रहा हूँ R'(Mgx), ठीक है। अब बताओ, फिर से वही पुरानी कहानी, यह बॉन्ड टूटेगा, प्लस, और इनके ऊपर माइनस, इधर माइनस, यहाँ पर प्लस, जोड़ दे इनको, ठीक है। आप बताओगे यहाँ से लिखा RCH सिंगल बॉन्ड O, इससे जुड़ गया Mgx, ठीक है।
H प्लस ओ एच माइनस को अब क्या करते हैं यहाँ पर इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, इसके ऊपर प्लस इसके ऊपर माइनस आ जाता है, ये दौड़ के यहाँ पर जाएगा और ये दौड़ के यहाँ पर जाएगा और क्या बन जाएगा, यहाँ से लिखे RCH, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा R, यहाँ पर CH2 होगा, CH2OH। तो एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, यहाँ पर ये जाकर के यहाँ पर जुड़ा है ना, हमने यहाँ पर कहाँ जोड़ा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा R डैश, ठीक है, ये जाकर के यहाँ पर जुड़ा है, इसको यहाँ पर जुड़ा, तो R डैश यहाँ पर आ गया। अब बताओ यहाँ पर कौन आएगा, R डैश आया और यहाँ पर H आ गया, आया कि नहीं आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जाकर के इससे जुड़ गया तो मैंने R डैश को यहाँ पर जोड़ दिया है, ठीक है, यहाँ पर जोड़ दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर कौन जुड़ा था, आप बताओगे, यहाँ पर MgX जुड़ा था, ये जुड़ा। फिर जैसे हाइड्रोलिसिस करते हैं H चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास और OH चला जाएगा इसके पास और आपका यहाँ पर अल्कोहल बन के तैयार हो जाता है। चलिए यहाँ पर थर्ड कंडीशन लोग देखते हैं, अगर कीटोन लेकर के चलते हैं RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, ये हुआ हमारा कोई कीटोन। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर R डैश MgX का पहले एडेक्ट बनाते हैं। एक बार फिर से बताओगे, बॉन्ड टूटा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर बॉन्ड टूटा माइनस, यहाँ पर प्लस, फिर से हम लोग जोड़ते हैं यहाँ पर RCR, ठीक है, और एक R डैश भी जाकर के इससे जुड़ा होगा क्योंकि इसके ऊपर माइनस के ऊपर प्लस, R डैश हुआ और यहाँ पर OMgX और यहाँ पर जैसे ही वाटर का एडिशन करते हैं HOH माइनस। अब बताओगे बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, ठीक है, इनके ऊपर माइनस आएगा, ये वाला जाकर के इनसे जुड़ेगा और ये वाला जाकर के इनसे जुड़ेगा और आपका प्रोडक्ट RCR R डैश OH हो जाता है। अच्छा बताओ ये है क्या टर्सरी अल्कोहल? तो आपको क्या समझ में आ रहा है, जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड लेकर के चलते हैं, एक कार्बन का एल्डिहाइड लेकर के चलते हैं जिसको कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, आपका 1 डिग्री का अल्कोहल बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, समझ में आया। अगर हम लोग क्या करते हैं, कीटोन एल्डिहाइड लेके चलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड लेके चलते हैं, आपको यहाँ पर क्या मिलता है, अब बताओगे, यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाता है, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि अगर हम लोग कीटोन लेकर के चलते हैं, क्या लेके चलते हैं बच्चों, कीटोन लेकर के चलते हैं, तो उस कंडीशन में आपको जो अल्कोहल मिलता है वो कौन सी डिग्री के साथ मिलता है, टर्सरी अल्कोहल आपको मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फॉर्मल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल, कोई दूसरा एल्डिहाइड लिया तो सेकेंडरी, अगर हम लोग कीटोन लेके चलते हैं तो टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो चलिए अभी तक हम लोग ने क्या सीखा, अल्कोहल को कैसे बनाया जाता है। मैंने आपको बताया एल्कीन के ऊपर हम लोग क्या करते थे, वाटर का एडिशन कराते एसिडिक मीडियम में, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। फिर मैंने आपको बताया कार्बोनिक कंपाउंड से बना सकते थे, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड से मैंने आपको बना करके दिखाया। फिर मैंने हम लोग यहाँ पर लास्ट में क्या पढ़े थे, मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड और कीटोन पे ऊपर अगर हम लोग RMgX जिसको कहते हैं ग्रिग्नाट रिएजेंट, अगर उससे रिएक्शन करा करके उसकी हाइड्रोलिसिस कर दी जाए तो वहाँ पर भी अल्कोहल बन जाता था। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर एरोमेटिक अल्कोहल या फिर जिसको कहते हैं यहाँ पर फिनॉल। तो हम लोग अब यहाँ पर बात करने वाले प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, जिसको हम लोग कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है, कैसे इसको बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले बताया कि फ्रॉम हेलो एरेंज, और ये रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हो, मैं आपको बताने वाला होता क्या है। जैसे कोई हेलो एरेंज मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले लिया और क्लोरोबेंजीन से हमको क्या करना है, आप खुद सोचो, फिनॉल बनाना है, OH को हटाना है, यहाँ पर क्या HCl को हटाना है, वहाँ पर OH लगाना है। तो कैसे हो सकता है, तो आपको पता है आसानी से तो नहीं होने वाला है, ठीक है। वहाँ पर क्या करना पड़ता था, अब बताओगे, सबसे पहले इसकी रिएक्शन को हम लोग NaOH से कराते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कितना 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर देते हैं। तो जा करके यहाँ पर क्या हो जाता था, सोडियम फिनॉक्साइड, क्या बनता है बच्चों, सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ पर ONA, ठीक है, ये सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है। जब हम लोग यहाँ पर इतनी कंडीशन देते हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर देते हैं, NaOH से रिएक्शन कराते हैं, तब जाकर के यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। और सोडियम फिनॉक्साइड से हमको आसानी से अगर बनाना है, बस यहाँ पर थोड़ा डाइल्यूट एसिड यूज़ करो, वो क्या करेगा, एसिडिक उसका निकलेगा और यहाँ पर सोडियम को हटा करके खुद वहाँ पर जा करके जुड़ जाएगा और आपका यहाँ पर फिनॉल बन के तैयार हो जाएगा। क्या हो जाता है, यहाँ पर फिनॉल बन के यहाँ पर तैयार हो जाता है। समझ में आया इतना? चलिए सेकेंड मेथड की बात करते हैं। यहाँ पर बताया कि फिनॉल बनाना है तो फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन के ऊपर SO3H लग जाए उसको हम लोग कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो कैसे बनता है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बेंजीन से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये भी रिएक्शन लोग पढ़े हुए हैं। अगर बताया कि इसकी रिएक्शन लोग किससे कराते हैं,
ओलियम से कराते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से कराया जाता है, तो आप बताओगे यहाँ पर कौन जाके जाएगा, आप बताओगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, SO3H जाकर के यहाँ पर जुड़ जाता है। यही तो होता है, किसी एक H को हटाएगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बन के जाएगा, किसी एक H को हटाएगा खुद जुड़ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ तक तो हो गया, ये आपका बन गया है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसके आगे का रास्ता कैसे तय करना है बताइए, इसकी रिएक्शन को आप किससे करा दो, NaOH से करा दो। किससे करा दोगे, NaOH से जब करा दोगे यहाँ पर एक बार फिर से क्या बन जाएगा, वो ग्रुप हटेगा और यहाँ पर Na, ठीक है, ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है, यहाँ पर बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड से Na को ही तो हटाना है, H को लगाना है, सिंपल सा आपको वहाँ पर H+ यूज़ कर दो, कोई भी एक नॉर्मल एसिड यूज़ कर दोगे, वो क्या करेगा, Na को हटाएगा और वहाँ पर क्या करेगा, H को जोड़ देगा और यहाँ पर आपका फिनॉल बन के तैयार हो जाता है। समझ में आ रहा है सबको कैसे बनाया गया। यहाँ पर हम लोग लेके चलते हैं बेंजीन, ओलियम से रिएक्शन कराते हैं, फ्यूमिंग H2SO4 जिसको हम कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं इसको H2SO4 SO3 या फिर H2S2O7 कहते हैं। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड NaOH से रिएक्शन कराया, यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है, फिर एसिडिक मीडियम दे देते हैं तो यहाँ पर फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग अगला मेथड देखते हैं, फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट अगर आपको दे दिया जाए तो उससे फिनॉल का फॉर्मेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताइएगा सबसे पहले आपको क्या करना है, डाइजोनियम साल्ट बनाओ। ठीक है, थोड़ा इसको भी देख लो डाइजोनियम साल्ट बनता कैसे, आगे बहुत बार मिलने वाला है, यहाँ पर इससे पहले भी मिल चुका है। हम लोग बात करते हैं एनिलीन की। एनिलीन की रिएक्शन को हम लोग कराते हैं NaNO2 प्लस H से करा दिया जाता है, या फिर अगर आपको होते हैं यहाँ पर HCl भी लिख दिया जाए। ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सी कह सकते हैं, 273 to 278 केल्विन, बहुत ही कम टेम्परेचर रखा जाता है, तब जाकर के यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्लोरीन लिया तो डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। चलिए यहाँ पर बताया गया डाइजोनियम आपका बनके तैयार हो चुका है। अब इससे कैसे आगे का रास्ता तय किया जाए उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, बताया गया यहाँ पर एक नॉर्मल सी कंडीशन है। ठीक है, अब बताओगे यहाँ पर आपको वाटर यूज करना है, वाटर H2 में लिख रहा हूँ, यहाँ पर H2O यूज करना है, वो भी कैसे, वार्म कंडीशन में। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा ग्रुप हट जाएगा और वहाँ पर आसानी से आ जाता है क्या, OH आ जाता है। तो बताया कि अगर एरोमेटिक कोई कंपाउंड बनाया जाता है तो वहाँ पर डाइजोनियम का यूज़ जरूर किया जाता है, आपको बहुत बार मिलने वाला है, खास करके इसको डिटेल में हम लोग अमीन के केस में पढ़ेंगे, वहाँ पर कैसे कोई बेंजीन रिंग से ग्रुप को हटा करके वहाँ पर कोई ग्रुप जोड़ना है। सबसे अच्छा मेथड बताया जाता है यहाँ पर डाइजोनियम का ग्रुप। ठीक है, समझ में आया सबको। चलिए यहाँ पर देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रॉम क्यूमीन, और ये जल्द में ही पूछा गया था, 18 या फिर 19 में आया था नीट में क्वेश्चन क्यूमीन से। आपको देखना है यहाँ पर क्या होता है, क्यूमीन होता क्या है मैं आपको बताऊँ। ये होता है यहाँ पर क्यूमीन, जिसको एक और नाम से जाना जाता है, कहा जाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर क्यूमीन। बताइए क्यूमीन से कैसे बनाया जाए। कहा गया इसके हम लोग ऑक्सीजन या फिर कह सकते हैं एयर से रिएक्शन कराते हैं। जब एयर से रिएक्शन कराएंगे तो एयर से ये क्या पा जाएगा, ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन कहाँ पर जाकर के जुड़ने वाला, वो यहाँ पर मायने लगता है, वो कार्बन और जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है इसी के बीच में जाकर के यहाँ पर जुड़ जाता है और कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा, ध्यान से समझिए। यहाँ पर बताइएगा यहीं पर जा करके वो ऑक्सीजन जुड़ गया। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन था, इसी के बीच में ये ऑक्सीजन जाकर के जुड़ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्या कहते हैं यहाँ पर, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर परऑक्साइड बॉन्ड भी दिख रहा है। अब बात करते हैं, चलो ठीक है, हमारा टारगेट तो फिनॉल तक जाना है, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब कैसे किया जाए, बताया क्या, डाइल्यूट एसिड यूज़ करना है आपको। क्या यूज़ करना है वहाँ पर, डाइल्यूट एसिड यूज़ करना है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जाएगा बॉन्ड को तोड़ेगा। कैसे बॉन्ड को तोड़ता है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको मायने रखता है। बताया कि यहाँ पर बॉन्ड कैसे टूटने वाला है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ पर कार्बन और कार्बन का इस बेंजीन रिंग का इस कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो आप बताओगे एक बॉन्ड की कमी इस कार्बन की हुई, एक बॉन्ड की कमी इस ऑक्सीजन की हुई, ये बॉन्ड को कैसे मैनेज करेंगे, आपस में ही एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और ये यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अगर मैं आपको ये बाहर बना करके दिखाऊँ तो आप बताओ यहाँ पर ये क्या बन गया, CH3। अब बताओ इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एसीटोन। क्या कहते हैं, एसीटोन। और बचा हुआ जो ग्रुप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है OH, वो आकर के कहाँ पर जुड़ जाएगा, इसी पर जुड़ जाता है और यहाँ पर आपका फॉर्मेशन हो जाएगा किसका,
आप बताओगे फिनोल, जो हम लोग बनाना चाहते थे। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, हम लोग क्यूमीन लेके चलते हैं जिसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन के नाम से जानते हैं। ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, मतलब एयर से रिएक्शन कराया जाता है तो उसमें से ऑक्सीजन ले लेगा और ऑक्सीजन को जोड़ करके खुद से यहाँ पर जोड़ता है कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में और बन जाता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाता है। अब इसके बाद क्या करना है, डाइल्यूट एसिड लेकर के, नॉर्मली डाइल्यूट एसिड लेकर चलना है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का पेरोक्साइड बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, एसीटोन बाहर निकल जाएगा और ये OH ग्रुप जाकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा। जो हम लोग बनाना चाहते हैं तो वो बन के तैयार हो चुका है। चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसके, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग ऐसे सुन लेते हैं। यहाँ पर बताया गया अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ठीक वही पुराना कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी चलेगा। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता चला जाएगा तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। अगर वहाँ पर ब्रांचिंग बढ़ती चली जा रही तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट घटता चला जाता है। फिर अगर सॉल्बिलिटी की बात करते हैं तो बताया गया छोटे मेंबर्स जो हो जाते हैं वो वाटर में घुलनशील होते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं और जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा उसकी अच्छी सॉल्बिलिटी होगी, किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है। लेकिन अगर बड़े मेंबर की बात करते हैं, बड़ा कोई हम लोग एल्कोहल लेकर के चलते हैं, बड़े मेंबर की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एल्काइल ग्रुप बढ़ने लगेगा। अगर एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, आपको पता है एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं। जब वहाँ पर नॉन पोलर नेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से वो क्या करेगा, वाटर में उतना अच्छा सॉल्वेबल नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ बातें थी यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं यहाँ पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बताया गया अगर एल्कोहल की बात करते हैं, एल्कोहल हमारा दो नेचर का काम करता है। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर सकता है और निक्लोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर 1, आपका एल्कोहल यहाँ पर ROH, ठीक है, ऐसा हुआ, ये कोई एल्कोहल ROH एल्कोहल है। बताया गया अगर हम लोग यहाँ पर बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, ठीक है, बॉन्ड को कहाँ से तोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, ठीक है। अगर यहाँ पर रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है तो उस दौरान ये क्या हो जाएगा, किसकी तरह काम करेगा, आप बताओगे, यहाँ पर RO- बनेगा और ये आपका एक निक्लोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर रिएक्शन जो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया फिर से एक एल्कोहल लिया ROH और अगर हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस आएगा और आपका यहाँ पर अल्कोहल किसकी तरह काम करने वाला है, अब बताओगे, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो समझ में आया। तो पूरी अल्कोहल को आपको ऐसे ही देखना है कि यहाँ पर दो रिएक्शन पूरी अल्कोहल की हम लोग को देखनी है। पहला जब वो निक्लोफाइल की तरह काम करेगा, या फिर कह सकते हैं वहाँ पर ये पहली वाली रिएक्शन जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटे, फिर दूसरा हम लोग वहाँ पर देखेंगे जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो। तब एक एक करके इसको हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग सबसे पहले क्या बात करते हैं, यहाँ पर बताइएगा रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का अगर बॉन्ड टूटता है उस दौरान हमारा एल्कोहल कौन कौन से वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस देने वाला है, इसकी हम लोग बात करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम लोग बात करने वाले एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल। एल्कोहल और फिनोल के पास क्या एसिडिक H पाया जाता है, एसिडिक कैरेक्टर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं। फिर बताया गया यहाँ पर एसिडिक H है कि नहीं है, क्योंकि आपका एल्कोहल होता है ROH, ये होता है एसिडिक H। और बताया गया कैसे साबित करें यहाँ पर जो H है वो एसिडिक है, तो मैंने आपको बताया था ये साबित करने के लिए अगर आपको थोड़ा सा आप लेके चलो वहाँ पर हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन मैंने आपको बताया था अगर एल्काइन की हम लोग बात करते हैं तो एल्काइन में हम लोग क्या बात करते थे, अगर एल्काइन के पास जो H है ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ H है, अगर वो एसिडिक है तो हमने कैसे साबित किया था, सच में वो एसिडिक था। हमने क्या किया, मोस्ट रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन कराई थी, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन कराया था। जैसे कौन हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, इन सबसे रिएक्शन कराओ। अगर वो क्या करता है, H को रिप्लेस कर दे, इसका मतलब क्या हुआ, वो H कैसा था, एसिडिक था। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी इसका टेस्ट किया, सोडियम से रिएक्शन कराया और देखा क्या सोडियम ऐसा कर सकता है, तो पता चला सोडियम ने सच में इसके H को हटा दिया और यहाँ पर क्या बना लिया, RONA, सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन किया और यहाँ पर H को बाहर निकाल दिया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर साबित हो जाता है कि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड टूटा होगा, आप बताओगे O और H का बीच का बॉन्ड टूटा और इसके बीच का बॉन्ड टूटा, इसका मतलब ये जो H हटा है वो कैसा है, एसिडिक है। किसने साबित किया, कोई एक रिएक्टिव मेटल। फिर हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पर, मैंने उठा लिया यहाँ पर फिनोल, ये हुआ आपका OH, फिनोल हो गया,
ठीक है। फिर बताइए क्या इसका भी एच एसिडिक एच होता है, तो इसको भी टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, वहाँ पर सोडियम ले लिया, और सोडियम से जब रिएक्शन कराते हैं तो पता चला सच में क्या कर जाता है, सोडियम एच को तोड़ के बाहर निकलता है और यहाँ पर बना लेता है ONA। क्या हो जाएगा ये, सोडियम फिनॉक्साइड। किसका फॉर्मेशन, सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, हाफ H2 बाहर निकल जाता है। तो इससे ये साबित हो चुका है, ठीक है, कि यहाँ पर O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ सकता है कौन, सोडियम, एक एक्टिव मेटल, एक रिएक्टिव मेटल, और ये साबित करता है कि इनके पास एसिडिक कैरेक्टर पाया जाता है। चलिए अगर आपसे कह दिया जाए कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज करके दिखाओ यहाँ पर, ठीक है, आपको क्या दिया गया, RCH2OH दिया गया, ठीक है, और दूसरा आपको यहाँ पर दिया गया RCHOH दिया गया, और थर्ड यहाँ पर आपको दिया गया ROH, और आपसे कहा गया कि आप इसके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं। अगर आपने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा होगा तो आप जरूर कर पाओगे, ठीक है। मैंने वहाँ पर बताया था कैसे इसको अरेंज किया जाता है। अच्छा ये बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन बढ़ाता था, एसिडिक स्ट्रेंथ को आप बताओगे -I वाले बढ़ाते थे, +M वाले क्या, +I वाले घटाते थे। कॉन्सेप्ट याद है सबको, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता था एनायन की स्टेबिलिटी के ऊपर, यही तो होता था। अच्छा यहाँ पर आप बात बताओ, ये R ग्रुप कैसा होता है, आप बताओ, ये तो +I ग्रुप होता है, ठीक है। यहाँ पर भी कितने, दो R हैं, तो +I, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +I। ऐसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, +I, ये भी क्या हो जाएगा, +I, ये भी क्या हो जाएगा, +I। तो क्या समझ में आ रहा है, प्लस वाला कभी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाया आज तक, नहीं बढ़ाया ना, तो घटाएगा, यहाँ पर भी घटेगा, यहाँ पर भी घटेगा, यहाँ पर भी घटेगा, लेकिन यहाँ पर केवल एक ग्रुप है, यहाँ पर कम घटेगा, मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 3 है, तो अब बताओगे इसका नंबर आएगा, उसके कहीं बाद किसका नंबर आएगा, टर्सरी वाले का नंबर आता है। तो कहने का मतलब प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर सबसे कम कौन हो जाएगा, टर्सरी अल्कोहल का नंबर आ जाता है। समझ में आया सबको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यहाँ पर। चलिए अब लोग यहाँ पर एक बात करने वाले हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, अगर कोई हम लोग क्या करते हैं, एक एलिफेटिक अल्कोहल लेते हैं, एक एरोमेटिक अल्कोहल लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक एलिफेटिक अल्कोहल ROH लिया, ठीक है, एक एरोमेटिक अल्कोहल हम लोग लेते हैं जिसका नाम है फिनोल, और बताइए इसमें से आपको साबित करना है कौन ज़्यादा एसिडिक होता है, कौन कम एसिडिक होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पता है, जब यहाँ पर H टूटेगा तो वो क्या टूटेगा, H प्लस यहाँ पर टूटा तो यहाँ पर माइनस आया, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, RO माइनस, ठीक है। और यहाँ पर जब H टूटेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप बताओगे, जिसको कहते हैं फिनॉक्साइड आयन, यही तो होगा, ये हो जाता है, फिनॉक्साइड आयन हो जाता है। अब आपको ये देखना है, मैंने आपको बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करना तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता था स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। कौन सा एनायन, एसिड से जब हम लोग एक H को निकाल देते हैं तो बचा हुआ जो एनायन है वो जितना ज़्यादा एसिडिक, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी बहुत ही ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं इन दोनों में। अच्छा यहाँ पर अगर बात करते हैं ये कैसा ग्रुप है, आप बताओगे +I है, क्या +I माइनस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, नहीं, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ डोनेट करेगा, बल्कि इसके ऊपर क्या करेगा, माइनस चार्ज की मात्रा को बढ़ाएगा। जब आपको पता है अगर चार्ज बढ़ा तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, एनर्जी बढ़ेगी, रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है, रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, और क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी घट जाएगी। और आपको पता है इसका मतलब जो यहाँ पर एल्कोक्साइड आयन बन रहा है, ठीक है, ये आपकी क्या पता चल रहा है, इसकी स्टेबिलिटी घट रही है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी एनायन बन रहा है, लेकिन वो एनायन क्या हो जाता है, कंजुगेशन में है तो रिंग में चला जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो आपसे यही पूछा जाता है, कहा जाता है एक एलिफेटिक एल्कोहल है, एक एरोमेटिक एल्कोहल है, कौन ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, आप बताओगे एरोमेटिक एल्कोहल ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका फिनॉक्साइड आयन क्या हो जाता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। समझ में आया सबको। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड रिएक्शन है जहाँ पर OH बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है अल्कोहल का, ठीक है, वो बताया गया स्टेरिफिकेशन। यहाँ पर एस्टर बनने वाला है। अब बात करते हैं एस्टर कैसे बन सकता है, इस पर आप ध्यान दो। कहा गया अगर कोई भी अल्कोहल हो, चाहे वो एलिफेटिक एल्कोहल हो चाहे वो एरोमेटिक एल्कोहल हो, उसकी रिएक्शन लोग किससे करा दे, किसी एसिड से करा दे, क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाता है। फिर बताएगा कि उसकी रिएक्शन लोग किसी एसिड क्लोराइड से करा दे, वहाँ पर क्या बन जाएगा, आप बताओगे एस्टर बन जाता है। या फिर बताया गया वहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दे, एसिड एनहाइड्राइड से कर दे, तो वहाँ पर भी क्या बन जाता था, आप बताओगे एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम्पल से बात करते हैं, नंबर 1 की बात करते हैं। मान लिया यहाँ पर हम लोग चाहे AR का मतलब एरोमेटिक, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर R, ऐसे OH लिया, ठीक है, कोई अल्कोहल है, एरोमेटिक भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है, जैसे फिनॉल भी हो सकता है या फिर कोई अल्कोहल हो सकता है। इसकी रिएक्शन को हम लोग किससे करा रहे हैं, R-COOH से करा रहे हैं,
ठीक है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। एसिडिक मीडियम हम लोग इसकी रिएक्शन को कराते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एसिडिक मीडियम में हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहल की रिएक्शन को एसिड से कराते हैं, तो एल्कोहल का H याद रखना और एसिड का क्या OH यहाँ से रिमूव होगा, एक वाटर बाहर निकलेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ते हैं यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अगर मैं यहाँ से लिखूँ, यहाँ से R-CO, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे कौन जुड़ने वाला है, OR, ठीक है, OR आ जाता है। ठीक है, यही तो है आपका एस्टर, RCOOR, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टर के नाम से जानते हैं। चलिए अगली रिएक्शन की बात करते हैं यहाँ पर एस्टर की। बताया गया फिर से कोई एरोमेटिक हो, चाहे एलिफेटिक एल्कोहल लिया और इसकी रिएक्शन को हम लोग RCOOR, ठीक है, ऐसे इससे रिएक्शन करा देते हैं। यहाँ पर भी एसिडिक मीडियम हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या लिया, RCOOCOR, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड एनहाइड्राइड के नाम से जाना जाता है। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आएगा, और यहाँ पर बॉन्ड टूटता है, ये H प्लस और ये माइनस के रूप में जाएगा। तो बताओ ये H प्लस किसके पास दौड़ के जाएगा, यहाँ पर। अब बताओ कि H जाएगा यहाँ पर और क्या बना देगा, CH3COH, और यहाँ पर ये प्लस वाला कहाँ से जुड़ने वाला है, इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से आप ध्यान दो। अब बताओ कि RCO, इसके यहाँ का पार्ट तो टूट गया, अब इससे कौन जुड़ने के लिए आएगा, OR, यहाँ पर क्या लिख दिया, OR। अच्छा बताओ यहाँ पर क्या बना, RCOO और कौन मिल गया, H मिल गया। तो आप बताओगे RCOOH का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, अल्कोहल की रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड से करेंगे तो वहाँ पर आपका एस्टर तो बनेगा ही, साथ साथ वहाँ पर एसिड भी बनने लगता है। ठीक है, एक और देखते हैं हम लोग यहाँ पर थर्ड की रिएक्शन बताया गया फिर से। अगर एरोमेटिक या फिर एलोफेटिक एल्कोहल लिया और इसकी रिएक्शन को हम लोग RC+OCl, एसाइल हैलाइड जिसको लोग कहते हैं, एसिड क्लोराइड को या फिर एसाइल हैलाइड जिसके कहते हैं, इससे कराते हैं। और यहाँ पर बताया गया हम लोग एक बेस यूज़ करते हैं पिरीडीन। ठीक है, पिरीडीन नाम का एक बेस यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर माइनस आएगा और आपको पता है इनके ऊपर प्लस आ जाता है, और यहाँ पर भी इनका बॉन्ड टूटेगा, इनके ऊपर प्लस आएगा और इनके ऊपर माइनस आएगा। तो आपको दिख रहा है ये प्लस और माइनस क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, HCl बन जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस क्या करेगा, इनसे जुड़ेगा, वो क्या बनाएगा, एस्टर। ठीक है, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, आप बताओगे RCOOR, ये तो एक एस्टर बन गया। दूसरी तरफ बताया गया यहाँ पर ये Cl किसके साथ जाएगा, इस H के साथ जाएगा और वहाँ पर HCl बन जाता है। और बताया गया यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो पिरीडीन नाम का एक बेस हम लोग यूज़ किए हैं। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर जो पिरीडीन नाम का बेस यहाँ पर यूज़ किया गया उसका मकसद क्या था, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन के दौरान एक एसिड बनता है। अगर यहाँ पर हम लोग कोई बेस लेकर के चलेंगे तो वो बेस क्या करेगा, इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसकी वजह से आपको पता है अकॉर्डिंग टू ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल, अगर कोई एक प्रोडक्ट रिमूव होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती रहेगी। तो ओवरऑल एक बार फिर से ध्यान दो, अगर कोई एरोमेटिक या फिर एलिफेटिक अल्कोहल लेते हैं उसकी रिएक्शन किससे, एसिड से करा दो, एस्टर बन गया। एसिड एनहाइड्राइड से करा दो, एस्टर बन गया। एसाइल क्लोराइड से करा दो, एसिड क्लोराइड से करा दो, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो समझ में आया यहाँ पर एस्टर की रिएक्शन सबको, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में रिएक्शन दिया गया, इसको लोग ध्यान देते हैं और इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सैलिसिलिक एसिड, COOH, और ऑर्थो पोजीशन पे है OH, इसको हम लोग कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। बताइए सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन को हम लोग किससे कराने वाले हैं बच्चों, CH3COOCO CH3, इसको कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं इसको, एसिटिक एनहाइड्राइड कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ध्यान देना, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा माइनस और यहाँ पर आएगा प्लस, और इधर भी क्या होगा आपको पता है, ठीक है। कौन सा पार्ट रिएक्शन करने वाला है इनसे, आपको पता है ये एल्कोहल वाला है, और एल्कोहल क्या करता था, एसिड के साथ भी रिएक्शन कर जाता था, एसिटिक एनहाइड्राइड से करता था, एसाइल क्लोराइड से भी करता था। तो आप बताओगे यहाँ से ये प्लस और माइनस में ये भी डिसोसिएट करेगा, और आपको पता है यहाँ पर कौन जा रहा है रिएक्शन करने के लिए, RCO ग्रुप, जिसको कहते हैं एसाइल ग्रुप, इसलिए कहा जाता है इसको एसाइटाइलेशन के नाम से भी जान लिया जाता है। तो आप बताओ ये तो प्लस दौड़ के जाएगा इनके पास, दिख रहा है ना सब आपको,
ठीक है, यहाँ पर इसके पास जाएगा क्योंकि प्लस है तो माइनस से जुड़ेगा, और यहाँ पर CH3CO प्लस वाला पार्ट जा करके इस ऑक्सीजन से जुड़ता है, और यहाँ पर क्या बनेगा मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा COOH, और यहाँ पर ऑक्सीजन पहले से था, ठीक है, कौन जाकर के जुड़ा यहाँ पर C, और C के पास क्या है O है और CH3 OCH3, ठीक है, ये हो जाता है OCOCH3। इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड के ऊपर कौन रिएक्शन करने के लिए गया, एक एसिटाइल ग्रुप गया, ठीक है, RCO ग्रुप गया, तो इसका मतलब सैलिसिलिक एसिड का क्या हो गया, एसिटाइलेशन हो गया, सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन। और यहाँ पर इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के नाम से जानते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। और इसका कॉमन नाम क्या होता है आप बताओगे, एस्पिरिन, ठीक है, इसको हम लोग एस्पिरिन के नाम से जानते हैं। और बताइए कि यहाँ पर दूसरा क्या हुआ, CH3COOH बन जाता है, क्या बन जाता है, CH3COOH बन जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर फिर से आप समझो, सैलिसिलिक एसिड लेकर के चलते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं, तो याद रखना एसिटिक एनहाइड्राइड एसिड से रिएक्शन नहीं करता है, एसिड जैसा है वैसा बना ही रहता है, यहाँ पर केवल एल्कोहल वाले पार्ट से रिएक्शन करता है, वहाँ पर क्या कर देगा, एसिटाइलेशन हो जाएगा, यहाँ पर RCO ग्रुप जाकर के इससे जुड़ता है, इसका एसिटाइलेशन होता है, H जाकर के इससे जुड़ जाता है, और यहाँ पर बन जाता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्पिरिन के नाम से जानते हैं। और आपको पता है एस्पिरिन एज अ पेन किलर की तरह यूज किया जाता है, और यहाँ पर एक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे अगर अल्कोहल के ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है तो वहाँ पर कौन कौन सी रिएक्शंस होती थी। अब हम लोग बात करने वाले हैं अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का वहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसकी वजह से कौन कौन सी रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। तो बताइए यहाँ पर हमारा टॉपिक है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड्स, और यहाँ पर सबसे पहले बताया गया रिएक्शन विद HX। यहाँ पर काफ़ी रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, एक बार फिर से यहाँ पर देखते हैं। जैसे आपको बताया, मैंने बताया था अगर हम लोग एल्कोहल ROH लेकर के चलते हैं, इसकी रिएक्शन HX से कराते थे तो वहाँ पर जाकर के क्या हो जाता था, ये वाला बॉन्ड ये इनके साथ चला जाता था, ठीक है, और यहाँ पर क्या बन जाता था, RX का फॉर्मेशन हो जाता था, अगर आपको याद हो, ठीक है। आपको पता है हम लोग हेलो एरेंस हेलो एल्केन्स जब पढ़ रहे थे, हेलो एल्केन्स बनाने का पहला मेथड यहीं पर था एल्कोहल से, ये सारी चीज़ होगी। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो आपको एक बात बताएगी समझाएगी उसके बारे में याद रखना। एक होता है लुकास रिएजेंट, ठीक है, लुकास रिएजेंट की बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा आप बताओगे, यहाँ पर कंसंट्रेट HCl प्लस AlCl3 सॉरी ZnCl2, ठीक है, ये याद रखना है आपको, कंसंट्रेट HCl और साथ में इसके क्या चलने वाला वहाँ पर ZnCl2, जिसको लोग क्या कहते हैं, लुकास रिएजेंट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर बताया गया एट रूम टेम्परेचर की हम लोग बात करते हैं, ध्यान रहे एट रूम टेम्परेचर की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर की बात करते हैं। मान लिया यहाँ पर एक बीकर ऐसा है जिसमें हमने क्या कर दिया यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी भरा है, एक दूसरा बीकर यहाँ पर ले लिया और एक तीसरा बीकर यहाँ पर ले लिया, ठीक है, सब में अल्कोहल भरा हुआ है, ठीक है। इसमें कहीं पर क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल है, कहीं पर सेकेंडरी है, और कहीं पर क्या हो जाता है, टर्सरी अल्कोहल है, कहीं पर प्राइमरी, कहीं पर सेकेंडरी, कहीं पर टर्सरी है, लेकिन आपको नहीं पता है कौन प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्सरी है। और आपसे कहा गया कि आप बताओ, ठीक है, आपको कहा गया कि आप लैब में पहुंच चुके हो, आपको बताओ इन तीनों में से कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है, तो आप क्या करने वाले हो। बताया गया सबको क्या करना है, याद रखना है, यहाँ पर जो लुकास रिएजेंट यहाँ पर चल रहा है सबको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा तीनों बीकर में आपको डाल देना है। मान लिया यहाँ पर आपने डाल दिया, ध्यान देना, यहाँ पर डाला, ठीक है, इस लुकास रिएजेंट को, और आपने काफ़ी देर तक वेट किया, ठीक है, काफ़ी देर तक वेट किया, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, जैसे था वैसे ही है, इसका मतलब याद रखना कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर बताया। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर डाला और जैसे ही 2 से 5 मिनट का टाइम बीता, ठीक है, 2 से 5 मिनट का टाइम बीता, यहाँ पर आपको टर्बिडिटी नज़र आती है। क्या आती है बच्चों, टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब मैलापन, गंदापन, ठीक है, वहाँ पर धुंधलापन नज़र आता है। 2 से 5, शुरू में डाला तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन थोड़ा सा जब लोग इसे वेट कर रहे थे, इसको हिला रहे थे, पता चला 2 से 5 मिनट के बीच में यहाँ पर मैलापन आ जाता है, टर्बिडिटी आ जाती है, ठीक है। फिर बताया गया लेकिन इस वाले बीकर में जैसे ही डालते हैं, जैसे ही यहाँ पर इसके संपर्क में आता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, इमीडिएटली टर्बिडिटी आ जाती है, ठीक है, सडनली यहाँ पर टर्बिडिटी आ जाता है।
आप कह सकते हैं वहाँ पर तुरंत आ जाता है, इमीडिएटली आ जाता है। अब बात करते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पर काफ़ी देर तक वेट किया गया, कुछ नहीं हुआ, 2 से 5 मिनट में यहाँ पर मैलापन आ गया, टर्बिडिटी आ गई, और यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे ही डालते हैं वहाँ पर तुरंत टर्बिडिटी नज़र आती है। तो क्या समझ में आया? अब बताओगे इसका मतलब ये आपका क्या था, प्राइमरी अल्कोहल था, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल। ये क्या था आपका, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल था, और ये कौन है यहाँ पर, ये आपका टर्सरी अल्कोहल है। अब आप कहेंगे कैसे पता चला ये? तो याद रखना यहाँ पर जो प्राइमरी अल्कोहल है, अगर रूम टेम्परेचर, सारी घटनाएं रूम टेम्परेचर की बात की जा रही है। जब प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, नंबर 1 आपने क्या किया, यहाँ पर कोई प्राइमरी अल्कोहल लिया, इसकी रिएक्शन क्या करते हैं, यहाँ पर लुकास रिएजेंट से कराते हैं। क्या है ये आपको दिखाई दे रहा है। आप बताओगे रिएक्शन होती नहीं है, रिएक्शन होती नहीं है। फिर आपने क्या किया, यहाँ पर सेकेंडरी से कराया, सेकेंडरी अल्कोहल से कराते हैं, लुकास रिएजेंट लेके जाते हैं, रिएक्शन हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 to 5 मिनट का लगता है। और टर्सरी अल्कोहल एक्चुअली इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि जैसे यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, लुकास रिएजेंट को डालते हैं, आप बताओ कि यहाँ पर भी रिएक्शन हो जाएगी। वो कैसे, इमीडिएटली हो जाती है, ठीक है, तुरंत हो जाती है वहाँ पर। तो इससे समझ में ये आता है कि टर्सरी वाला ज़्यादा रिएक्टिव था और वहाँ पर जल्दी से रिएक्शन हुआ। फिर बात करते हैं ये टर्बिडिटी का मतलब क्या है। तो कहा गया जब ये अल्कोहल की रिएक्शन HX से करते हैं, वहाँ पर क्या बन जाता है, RX का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये RX क्या हो जाता है, वहाँ पर क्या करता है, ये टर्बिडिटी उत्पन्न करता है। तो कहने का मतलब अगर टर्बिडिटी बनी, इसका मतलब कौन बना है, वहाँ पर RX बन चुका है। यहाँ पर टर्बिडिटी नहीं आई, इसका मतलब रिएक्शन नहीं हुआ, रिएक्शन नहीं हुआ तो RX वहाँ पर नहीं बना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन हो जाती है थोड़ा टाइम बाद, इसलिए बताया कि 2 से 5 मिनट बाद वहाँ पर RX बन जाता है। तो 2 से 5 मिनट बाद वहाँ पर टर्बिडिटी, मैलापन दिखाई देता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, टर्सरी के केस में जैसे ही डालते हैं वहाँ पर क्या हो जाएगा, तुरंत ही RX बनना शुरू हो जाता है। इसका मतलब कि आपका वहाँ पर ये टर्सरी अल्कोहल है। समझ में आया कैसे यहाँ पर देखा जाता है। लेकिन याद रहे सब कुछ रूम टेम्परेचर की बात की जा रही है। समझ में आया। चलिए हम लोग अगली रिएक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर डिहाइड्रेशन की रिएक्शन है। बात करते हैं यहाँ पर डिहाइड्रेशन होने वाले, अल्कोहल से वाटर को बाहर निकालने वाला है, अल्कोहल से वाटर को बाहर निकालने वाले, यहाँ पर एलिमिनेशन होगा। कैसे होता है यहाँ पर देखते हैं। बताइएगा हम लोग पहली रिएक्शन की बात करते हैं। मैंने लिया यहाँ पर एक कोई प्राइमरी अल्कोहल, ध्यान देना, यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल को लेते हैं और बताइए जब प्राइमरी अल्कोहल लेकर के चलते हैं, यहाँ पर डिहाइड्रेशन कराना है। ये रिएक्शन लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप एल्कीन के प्रिपरेशन मेथड में जाएं, वहाँ पर मैंने आपको बताया था, अगर अल्कोहल लेते हैं तो वहाँ पर खास करके प्राइमरी अल्कोहल की बात हो रही है। तो बताइए कि यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेना पड़ेगा। ध्यान देना, यहाँ पर मैंने एक स्ट्रॉन्ग एसिड का सिलेक्शन किया जिसका नाम है H2SO4, इसको आप जानते हैं, ठीक है। बताइए टेम्परेचर भी यहाँ पर कितना लेना पड़ा, 443 केल्विन, मतलब हाई टेम्परेचर लेना पड़ा। कब, जब हम लोग प्राइमरी अल्कोहल लेकर के चलते हैं, तब जाकर के यहाँ पर क्या हुआ, आपका एल्कीन बन के तैयार हुआ। क्योंकि आपको मैंने बताया था अल्फा बीटा एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट तो आप तो जानते हैं। यहाँ पर कैसे निकला होगा, CH3 CH2OH है, तो ये तो आपको पता है। आप बताओ कि अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H निकला, तो जाकर के एल्कीन बन जाता है। ये सारी चीज़ें, लेकिन करवाएगा कौन, ये मायने रखता है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और हाई टेम्परेचर। फिर चलो ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरे वाला अगर एग्जाम्पल आप देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, सेकेंडरी अल्कोहल को लिखा है बच्चों, सेकेंडरी अल्कोहल को लिखा है। अगर आप देखो सेकेंडरी अल्कोहल के केस में मैंने थोड़ा सा कोई वीक एसिड यूज़ किया है। H3PO4 क्या हो जाता है, थोड़ा वीक एसिड, इसकी तुलना में तो बहुत ज़्यादा वीक होता है। और यहाँ पर 100% नहीं, केवल 85% यूज़ किया गया है H3PO4, और टेम्परेचर भी अगर आप देखो 440 केल्विन, इससे थोड़ा सा कम ही है। और जा करके यहाँ पर एलिमिनेशन हो गया, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बताओगे यहाँ से ये अल्फा इसको मान लिया, बीटा इसको मान लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और एल्कीन बन के तैयार हो जाता है। फिर बात करते हैं तीसरा केस। अगर आप ध्यान से देखो, ये है हमारा टर्सरी अल्कोहल। ये क्या है, टर्सरी अल्कोहल। ये हुआ अल्फा, ये हुआ बीटा, यहाँ से H, यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से OH, यहाँ से H। अब बताओगे एक वाटर निकल गया और एल्कीन बन जाता है। इस कंडीशन में बताया कि अगर आप ध्यान से देखो 20% H3PO4 यूज़ किया गया है, केवल 20% H3PO4, और टेम्परेचर भी 358 केल्विन यूज़ किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, एल्कीन बन के तैयार हो जाता है। तो ओवरऑल आपको समझ में क्या आ रहा है, यहाँ पर H2SO4, यहाँ पर वीक एसिड यूज़ किया गया, वो भी 85%, यहाँ पर जो एसिड था यूज़ किया गया, और 20%। तो इससे ये समझ में आता है टर्सरी से वाटर को आसानी से निकाला जा सकता है, टर्सरी से डिहाइड्रेशन अच्छा किया जा सकता है इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी। और सबसे ज़्यादा मेहनत कहाँ पर लगती है, प्राइमरी। इसलिए प्राइमरी के केस में एक स्ट्रॉन्ग रिएजेंट यूज़ किया गया और हाई टेम्परेचर यूज़ किया गया। टर्सरी के केस में आप बताओगे बहुत ही नॉर्मल कंडीशन दी गई, यहाँ पर रिएक्शन हो जाता है। इसीलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल बताओ, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल
बताओ, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे टर्सरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी हो जाता है, और सबसे कम कौन हो जाता है? प्राइमरी अल्कोहल हो जाता है। तो समझ में आया सबको डिहाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट कैसे होता है यहाँ पर? चलिए अगले रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अल्कोहल की रिएक्शन में। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन यहाँ पर देखते हैं कैसे ऑक्सीडेशन होता है। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर कौन ऑक्सीडाइज करेगा उसको देखते हैं। जैसे मान लिया हमारा कोई यहाँ पर एक अल्कोहल था, ठीक है, अल्कोहल है, इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे होने वाला है, तो मैं आपको बताऊं, आपको ये तो पता ही होगा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो जाता है, किसी को ऑक्सीजन दे दो ऑक्सीडेशन, या फिर और क्या कह सकते हैं, किसी से हाइड्रोजन को हटा दो, डिहाइड्रेशन करा दो उसका, ठीक है, वहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन करा दो। क्या कहते हैं वहाँ पर? डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजिनेशन करा देते हैं, वहाँ पर क्या हो जाएगा आप बताओगे, तब भी हमने उसका क्या किया? ऑक्सीडेशन कराया। जैसे यहाँ पर देखते हैं हमने क्या किया, यहाँ से इस H को, यहाँ से इस H को हटा दिया, ठीक है, यहाँ से ये H, यहाँ से ये H हट जाता है, वहाँ पर क्या हो जाएगा आपको दिखेगा, यहाँ पर इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो जाएगा, इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कम हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? RCH डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पर कौन निकला बाहर? H2। तो कहने का मतलब अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करा देते। क्या करते हैं यहाँ पर? डिहाइड्रोजिनेशन करा करके हम लोग यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन कर ले जाते हैं। चलिए अब लोग देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन के दौरान होता क्या। जैसे कि अगर हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पर RCH2OH नाम का कोई एक अल्कोहल था, हमने सबसे पहले जब इसको ऑक्सीडाइज किया तो ये कहाँ पर पहुँच जाता है? आप बताओगे RCHO नामक एल्डिहाइड में पहुँच जाएगा। फिर आपने कहा इसको फिर से ऑक्सीडाइज करके दिखाओ, आपने इसको फर्दर फिर से ऑक्सीडाइज किया तो ये RCOOH नामक एसिड में पहुँच जाता है। तो सबसे पहले आप बात करोगे, अगर कोई अल्कोहल है खास करके प्राइमरी अल्कोहल, तो उसका जब पहले ऑक्सीडेशन होगा तो कहाँ पर पहुँचेगा? वो बताएगा कि हम एल्डिहाइड में पहुँच गए हैं। लेकिन आपने क्या किया? एल्डिहाइड को फर्दर फिर से ऑक्सीडाइज किया, तो वहाँ पर किसको कहाँ पर लेके जाएगा? आप बताओगे वो एसिड तक उसको पहुँचा देगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर बताइए ये स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करें, कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, तो वो क्या करता है? अल्कोहल को डायरेक्ट एसिड तक लेके जाता है। तो सवाल आता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? सबसे पहले याद रखो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? अल्कोहल को यहाँ पर नहीं रोकते हैं, वो क्या करते हैं? डायरेक्ट एसिड तक लेके पहुंचा देते हैं। वो कौन हो सकता है? आप कह सकते हो KMnO4 एसिडिक मीडियम हो सकता है, या फिर बेसिक मीडियम K2CR2O7, ठीक है, ये सब के सब क्या हो सकते हैं? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अल्कोहल को डायरेक्ट कहाँ पर लेके जाते हैं? आप बताओगे एसिड तक लेके जाते हैं। लेकिन हमारा टारगेट वहाँ तक नहीं है, हम तो यहाँ पर क्या चाहते हैं? अगर इसको एल्डिहाइड और कीटोन पे रोकना हो तो हम लोग कैसे रोक सकते हैं? ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन पे रोकना हो तो इस अल्कोहल को कैसे रोके? तो बताइए यहाँ पर तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोई परफेक्ट रिएजेंट यूज़ करना पड़ेगा जो इसको ऑक्सीडाइज तो करे लेकिन यहीं पर रोके। वो कौन होते हैं? उनके लिए कहा गया वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो अल्कोहल को डायरेक्ट एसिड तक लेके जाएगा, यहाँ पर लिखा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो क्या होते हैं? केवल अल्कोहल को एक ही स्टेप तक ऑक्सीडाइज करके छोड़ देते हैं। अब सवाल आता है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे कौन? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया ये है कौन? आपको दो याद रखना है। नंबर 1 यहाँ पर बताया कि आप CrO3 यूज कर सकते हैं। दूसरा बताया कि यहाँ पर PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC और यहाँ पर CrO3, ये क्या होते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और ये क्या करेंगे? अल्कोहल को एल्डिहाइड तक पहुँचाने का काम करते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं PCC और CrO3 के बारे में देखते हैं, जो कि मैंने आपको बताया ये अल्कोहल को क्या करते हैं? 1 स्टेप तक ऑक्सीडाइज करते हैं, अल्कोहल को एल्डिहाइड और कीटोन तक लेके जाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जैसे RCH2 कोई एक एग्जाम्पल है, RCH2CH2OH है, ठीक है, ये हुआ। और बताया गया यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? अगर PCC यूज़ कर लेते हैं तो ये क्या करेगा? तो एक सिंपल सा मैंने आपको तरीका बताया ऑक्सीडेशन में, यहाँ से एक H हटेगा और एक H यहाँ से हटेगा, आपको ये H2 हट जाएगा, जिसकी वजह से इस कार्बन का ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और आपका यहाँ पर RCH2 यहाँ पर पहुँच गए CHO हो जाएगा, ठीक है, एल्डिहाइड बन के तैयार हो जाता है। फिर बताया गया अगर हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पर RCR, यहाँ पर H मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है, OH ले लिया, ठीक है, ऐसे पूरा लिख रहे हैं, ठीक है। ये है कि आपको पता है सेकेंडरी अल्कोहल है। क्या है ये? सेकेंडरी अल्कोहल है। और सेकेंडरी अल्कोहल है, यहाँ पर हमने क्या किया? CrO3 यूज़ किया,
तो ये क्या करेगा, आप बताओगे यहाँ से एक H और एक H यहाँ से इसको रिमूव कर देगा। रिमूव करने के बाद एक बॉन्ड इसका कम हुआ, एक बॉन्ड इसका कम हुआ, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, R डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर, हम लोग प्राइमरी अल्कोहल लेके चल रहे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल लेकर के चल रहे हैं। पीसीसी उसको क्या कर रहा है, CrO3 उसको क्या कर रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन में उसको कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप CrO3 भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर पीसीसी भी यूज़ कर सकते हो, चाहे सेकेंडरी प्राइमरी कुछ भी हो। लेकिन अगर आप कभी आपसे पूछा जाए कि बताइए प्राइमरी अल्कोहल को कौन ही बहुत अच्छे से कौन उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, जब प्राइमरी अल्कोहल को बहुत अच्छे से बात कहा जाए तो उस कंडीशन में पीसीसी को सिलेक्ट करना। अगर कहा जाए सेकेंडरी अल्कोहल को कौन अच्छे से कीटोन तक पहुँचाएगा तो उस कंडीशन में CrO3। तो CrO3 बेस्ट किसके लिए यूज होगा, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए यूज होगा। और यहाँ पर पीसीसी किसके लिए यूज होगा, बेस्ट की बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल के लिए यूज होगा। चलिए, आपको समझ में आया अगर प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल है तो वहाँ पर पीसीसी और CrO3 क्या करता था, उसको एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट कर दिया करता था। फिर बताया गया टर्सरी अल्कोहल भी तो पाया जाता है, उसका भी कोई ऑक्सीडेशन करा दे, बताओ क्या टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, तो याद रखना टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। सच में टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। फिर बताया गया क्या सच में हम नहीं करा सकते हैं, कहा गया अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं तो नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर आप वहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड, वहाँ पर क्या करते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड यूज करते हैं, हाई टेम्परेचर प्रेशर यूज करते हैं, उस कंडीशन में टर्सरी अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन आप करा सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में याद रहे जितने कार्बन का आपका अल्कोहल है उतने कार्बन का एसिड नहीं मिलने वाला है, वहां पर छोटे छोटे कार्बन का एसिड आपको मिलेगा। तो ओवरऑल आपको याद रखना है टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होता है। फिर बताया गया और कोई ऑक्सीडेशन करा सकता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, हम लोग मेटल की बात करते हैं। बताया गया मेटल की प्रेजेंस में अगर इसको हीट किया जाए या फिर कह सकते हैं इसके वेपर फॉर्म को कोई मेटल के ऊपर, रेड हॉटेड मेटल, बहुत ही गर्म मेटल हो, उसके ऊपर अगर पास कराया जाए तो वहां पर भी इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मान लिया यहाँ पर RCH2OH ले लिया हमने, ठीक है, RCH2OH ले लिया और इसकी वेपर को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, क्या ये हॉटेड कॉपर था, इसी के ऊपर इसकी वेपर को पास कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से H हटेगा और यहाँ पर आपका RCHO एल्डिहाइड बन जाता है। तो प्राइमरी अल्कोहल लेके चलते हैं, हॉटेड कॉपर था उसके ऊपर पास करते हैं तो यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाता है। फिर कहा गया एक काम करते हैं हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल का भी सिलेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल लिया, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल था ये, फिर से इसको क्या करते हैं, कॉपर 573 केल्विन के ऊपर पास करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ से H, यहाँ से H हटेगा और आपका यहाँ पर क्या बन के तैयार हो जाएगा, कीटोन बन के तैयार हो जाता है। फिर बताया गया इसी क्रम में अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी टर्सरी अल्कोहल का सिलेक्शन कर ले और कहें कि चलो ठीक है, जैसे इसने प्राइमरी को कराया, सेकेंडरी को कराया, एक काम करते हैं टर्सरी वाले को भी पास करके देखते हैं क्या इसको भी करा देगा। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पर टर्सरी अल्कोहल लेकर के चलते हैं, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है बल्कि यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाता है। ये अल्फ़ा हुआ, ये बीटा हुआ, अल्फ़ा से OH और बीटा से H हट जाता है, एक वाटर रिलीज होगा और आप बताओगे इनके बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन नहीं बल्कि यहाँ पर एल्कीन बन जाता है। क्या बन जाता है, यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कहने का मतलब कोई भी मेटल हो सकता है, कॉपर या फिर इसके अलावा कोई और दूसरा मेटल दे दिया जाए इसी की तरह, ठीक है, तो वहाँ पर इस टाइप के रिएक्शंस हो जाते हैं। चलिए, कहने का मतलब अल्कोहल की जितनी भी रिएक्शंस थी सारी रिएक्शंस हमने खत्म कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं फिनॉल की रिएक्शन के पास आते हैं। ठीक है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल, केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल की हम लोग बात करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको याद रखना है सबसे पहले हम कौन सी रिएक्शंस की बात करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर देखते हैं क्या होने वाला है। और इसमें भी सबसे पहले मैंने सिलेक्शन लिया, यहाँ पर किसका सिलेक्ट किया, यहाँ पर नाइट्रेशन का। और याद रखना है यहाँ पर इनकी रिएक्शंस जो अभी हम लोग पढ़ के आए इससे थोड़ा हट के है, इसलिए इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर नाइट्रेशन की बात करते हैं तो नाइट्रेशन कैसे होने वाला है, बताया कि हमने लिया यहाँ पर फिनॉल, ठीक है, और नाइट्रेशन करना चाहते थे तो नाइट्रेशन कराने के लिए अभी तक आपको याद था कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट HNO3, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है नाइट्रेशन कराने के लिए केवल मैंने यहाँ पर डाइल्यूट HNO3 लिया है, केवल और केवल क्या लिया, डाइल्यूट HNO3 लिया। तो उस कंडीशन में जा करके यहाँ पर क्या बनने वाला है, आप बताओगे यहाँ पर OH, ठीक है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, और दूसरा क्या बन जाएगा यहाँ पर, आप बताओगे
पैरा नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्या हो जाता है यहाँ पर, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है। समझ में आया सबको? तो कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर इसके बारे में कुछ बातें भी लिख दी गई हैं, उसको भी हम लोग ऐसे सुन लेते हैं। एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा गया, जैसे नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ की लाइन से पूछा गया था, अगर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है और पैरा नाइट्रोफिनॉल है, इन दोनों को हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं? किसी एक बीकर में दोनों भरे गए हैं तो कैसे सेपरेट किया जा सकता है? तो वहाँ पर कैसे सेपरेट किया जाता था आपको बताया, वहाँ पर कैसे करते थे हम लोग, सब्लिमेशन करते थे। तो यहाँ पर क्या करते थे, स्टीम डिस्टिलेशन करते थे, बताया गया वहाँ पर स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू उसको हम लोग वहाँ पर सेपरेट कर सकते थे। कैसे? स्टीम डिस्टिलेशन। अब बात करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कैसे होता था। याद रखना, ये आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है और ये पैरा वाला है, ठीक है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में यहाँ पर क्या हो जाता है, यहीं पर मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है जिसको लोग क्या कहते हैं, आप बताओगे, इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे यहाँ पर ये हुआ, मैं इसकी तरह एक और कंपाउंड लिख के यहीं पर दिखा रहा हूँ कैसे यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहाँ पर NO2 हुआ, यहाँ पर OH हुआ, ठीक है। इसका इसके साथ अट्रैक्शन, इसका इसके साथ अट्रैक्शन, इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं इंटर मोलिक्यूलर H बॉन्ड, ठीक है, इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड। तो कहा गया यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो में और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पर पाया जाता है, पैरा में। एक चीज़ याद रखना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या इंक्रीज करता है, हमेशा याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का काम यही होता है, ऐसे एक ही टाइप के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में से जुड़े हैं, जब उसको हम लोग बॉयल करते हैं तो वही मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, गैसियस फॉर्म में जाते हैं। अब सवाल ये आता है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन है, यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये क्या हो जाता है, आप बताएंगे, स्टीम वोलेटाइल होता है, ठीक है, स्टीम वोलेटाइल होता है। इसीलिए बताया गया हम लोग इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। बताया गया एक बीकर में दोनों लोग भरे हुए हैं, ये भी भरा है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल दोनों भरा है। हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर उस बीकर में स्टीम, वाटर की स्टीम को पास कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ही स्टीम मिलेगी ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल उस स्टीम के साथ ऊपर वेपराइज होकर के निकल जाएगा और वहाँ पर कौन बचा रह जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल बचा रह जाता है। इसलिए आपको याद रखना है, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट किसका, ऑर्थो का, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं तो आप बताओगे पैरा वाला क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, ऑर्थो का कम हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए वोलेटिलिटी का बताओ, ठीक है, वोलेटिलिटी का ऑर्डर बताओ, आप बताओ ऑर्थो ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू पैरा हो जाता है। और इससे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म में भी एक बात मैंने आपको बताई थी, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, आप बताओगे पैरा का ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू ऑर्थो। रीजन भी वहाँ पर यही बताया था, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आया इतना सबको? चलिए यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं। कहा गया एक बार फिर से मैंने फिनॉल लिया और इस बार मैं डाइल्यूट नहीं लिख रहा हूँ, इस बार मैं कंसनट्रेट HNO3 लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, कंसनट्रेट HNO3 लिख रहा हूँ। आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपका मन है, ठीक है कुछ भी लिख दो, लिख दिया यहाँ पर। फिर जैसे ही प्रोडक्ट बन के तैयार होता है आपको कुछ यहाँ पर अलग अलग नज़र आता है, ठीक है। आपने सोचा कि कोई एक NO2 जा करके जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर 3 NO2 जुड़ जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, मोनो सब्स्टिट्यूशन नहीं, यहाँ पर ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। यहाँ पर 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कहने का मतलब ऐसा क्यों हुआ, डाइल्यूट लेकर के चल रहे थे तो केवल एक जुड़ता था, कंसनट्रेट लेकर चल रहे तो वहाँ पर 3 जुड़ जाते हैं। तो कैसे हुआ ये, तो बताया गया, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, मैंने आपको बताया था OH के बारे में, +M या फिर +R ग्रुप शो करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को काफ़ी अच्छे से बढ़ाता है। जब मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था, एक बात याद रखना, ठीक है, कुछ ऑर्डर्स मैंने लिखाए थे और कहा था ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, उसमें आपका एल्कोहल भी होता था। इसकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा है, ठीक है, ये थ्योरी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा है, ये क्या करता है, डाइल्यूट आता है तो वहाँ पर H2SO4 की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर डाइल्यूट लेके चलते हैं तो वहाँ से केवल मोनो सब्स्टिट्यूशन कराएगा, या तो ऑर्थो पर या तो पैरा पर। लेकिन अगर कंसनट्रेट लेके चलते हैं तो वहाँ से क्या करता है, बहुत सारे NO2 ग्रुप को अपने से जोड़ लेता है। समझ में आया ये? फिर आपको बताया गया यहाँ पर NCERT में, यहाँ पर ट्राई नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन तो हो जाता है जिसको हम लोग पिक्रिक एसिड कहते हैं,
लेकिन उतनी अच्छी ईल्ड नहीं होती है जितना हम लोग चाहते हैं। तो इसके लिए कहा गया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस फिनोल की रिएक्शन को कंसंट्रेट H2SO4 से कराते हैं। ठीक है, कंसंट्रेट H2SO4 से कराएंगे, तब यहाँ पर जा करके कहा गया फिनोल SO3H फिनोल 2,4 सल्फोनिक एसिड बन जाता है। क्या बनता है, फिनोल 2,4 सल्फोनिक एसिड बन जाता है। और इस सल्फोनिक एसिड के ऊपर अब जाकर के अगर हम लोग कंसंट्रेट HNO3 यूज़ करें, तब जाकर के वहाँ पर बहुत ही अच्छे से पिक्रिक एसिड बनने वाला है। और आप बताओगे यहाँ पर जितने भी SO3 हैं उनको हटाया जाएगा और यहाँ पर NO2 लग जाएगा, यहाँ पर NO2 लग जाएगा और इस वाले आर्थो पर भी जाकर के NO2 लग जाता है। तो इससे क्या हो जाएगा, आप बताओगे यहाँ पर भी बन रहा था, यहाँ पर भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बन रहा है ये ईल्ड काफ़ी अच्छी है। इसलिए कहा गया अगर पिक्रिक एसिड बहुत अच्छे से बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराओ, फिनॉल 2,4 सल्फोनिक एसिड बन जाता है, फिर उसकी रिएक्शन कंसंट्रेट NO3 से कराओ, उस कंडीशन में जो पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनेगा वो बहुत ही बेस्ट बनेगा। समझ में आया इतना सबको? ठीक है, तो इस पर आपको ध्यान देना। चलिए अगले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन जिसका नाम है यहाँ पर हैलोजिनेशन। और बताया गया हैलोजिनेशन कराना है तो हम लोग कैसे करा सकते हैं। कहा गया फिनोल उठा लिया, ठीक है, और इस बार आपको बताया हैलोजन जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पर ब्रोमीन को हम लोग जोड़ना चाहते हैं। अभी तक इसके पहले अगर हम लोग बात करते हैं हैलो एरेंस की बात करें या फिर फिनोल, वहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं बेंजीन की बात करते हैं। वहाँ पर मैंने आपको बताया था जब हैलोजिनेशन कराना है हैलोजन लेके चलते थे X2 और उसके साथ में कोई हम लोग क्या करते थे, एक लेविस एसिड यूज़ करते थे जो क्या करता था हैलोजन के बीच के बॉन्ड को आसानी से तोड़ देता था, इलेक्ट्रोफाइल निकाल के बाहर देता था। लेकिन यहाँ पर बताया गया आपको क्या करना है, इसके साथ में कोई लो पोलर सॉल्वेंट जैसे CH2 कार्बन डाइसल्फाइड यूज़ कर सकते हैं, या फिर बताया गया CHCl3 क्लोरोफॉर्म भी आप यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही लो पोलर सॉल्वेंट है, यहाँ पर पोलरिटी बहुत कम होती है। बताइए कि उस कंडीशन में यहाँ पर Br+ निकल के आएगा और क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाती है। फिर सवाल आता है ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर बहुत ही लो पोलर सॉल्वेंट रख रहे हैं और रिएक्शन हो जा रही है। ये पूरी खास बात जो चल रही है यहाँ पर आपको पता है किसकी वजह से हो रहा है। आप बताओगे जो OH ग्रुप बेंजीन के ऊपर प्रेजेंट है, जो OH ग्रुप बेंजीन के ऊपर प्रेजेंट है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है। इसी की वजह से यहाँ पर थोड़ी सी भी कंडीशन दे दो ये क्या करता है, रिएक्शन को खुद करवा लेगा। ठीक है, इतनी ज़्यादा पावर इसके पास है। और यहाँ पर आप बताओगे आर्थोब्रोमोफिनॉल हुआ, यहाँ पर पैराब्रोमोफिनॉल हुआ, और आपको पता है सबसे ज़्यादा कौन हो जाता है, आप बताओगे पैरा वाला हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनर हो जाता है। समझ में आया? ठीक है, अगला एग्जांपल इसी का हम लोग जुड़ा हुआ देखते हैं। यहाँ पर अगले एग्जांपल की बात करते हैं। आपने कहा अच्छा ठीक है, फिर से हमने फिनॉल उठाया, इस बार मैं ब्रोमीन वाटर यूज़ कर रहा हूँ, Br2 वाटर यूज़ कर रहा हूँ। और आपको पता है वाटर क्या होता है, एक पोलर सॉल्वेंट होता है, अच्छा पोलर सॉल्वेंट होता है। ये लो पोलर सॉल्वेंट होते हैं, ये अच्छे पोलर सॉल्वेंट होते हैं। फिर बताया गया देख लेते थे यहाँ पर क्या हो जाता है, लेकिन हमने जैसे ही रिएक्शन किया अब यहाँ पर क्या हो जाता है, मोनो सब्स्टिट्यूशन नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल क्या हो जाता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है, जिसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अलग नज़र आ रहा है। समझ में आया सबको? चलिए अब यहाँ पर दूसरे नंबर की रिएक्शन लोग देखने वाले, जिसका नाम है यहाँ पर एक नेमिंग रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कोल्बे रिएक्शन में होता क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिनोल की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर फिनोल को लिख रहा हूँ, फिनोल को यहाँ पर लिख दिया। फिर बताया गया इसकी रिएक्शन सबसे पहले हम लोग किससे करते हैं, नंबर 1 कहा गया NaOH से इसकी हम लोग रिएक्शन करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जब NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से H को हटाएगा, वहाँ पर Na को जोड़ देगा। और जैसे ही यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, और याद रखना सोडियम फिनॉक्साइड का क्या करता है, यहाँ पर एक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, आप बताओगे रिंग पे एक्टिविटी को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज़्यादा बढ़ाता है, यहाँ तक आप कह सकते हैं आर्थो पर तो और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो कहने का इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि अगर कोई एक लेस पोलर सॉल्वेंट जिसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखना एक लेस पोलर सॉल्वेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसको भी क्या करता है, यहाँ पर एक लेस इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल कैसे हुआ, यहाँ पर ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आता है, एक लेस इलेक्ट्रोफाइल होता है। फिर भी ये क्या कर जाता है, इसकी इतनी ज़्यादा एक्टिविटी हो जाती है जब यहाँ पर फिनॉक्साइड बन जाता है, ये इसको भी अपनी तरफ खींच लेता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पता है आर्थो पर कोई एक H रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर कोई एक H रहा होगा। अब ये क्या करता है, आता है प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पर इससे जुड़ने के लिए, और जुड़ता है तो कैसे जुड़ता है, यहाँ पर ध्यान देना,
जुड़ता है तो कैसे जुड़ता है, यहाँ से H को तोड़ना ही पड़ेगा। जो H टूटता है वो कहाँ पर जा जाता है, यहाँ पर आपको माइनस चार्ज दिख रहा है, यहाँ पर जाकर के जुड़ जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाता है ओवरऑल। अगर मैं लिख के दिखाऊँ आपको, आप खुद यहाँ पर देखो, यहाँ पर ONA, ठीक है, ऐसा हुआ। और यहाँ पर ये कार्बन आके जुड़ा, इस H को ले लिया, यहाँ पर कार्बन इसे जोड़ दिया, कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा था, इसको भी जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर ऑक्सीजन था, ठीक है, जो H यहाँ से टूटा है वो आकर के इससे जुड़ जाता है। समझ में आया सबको, ये हो जाता है। लेकिन अब इसके आगे हम लोग को क्या करना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग फिनॉल लेके चल रहे थे, फिनॉल की रिएक्शन देख रहे थे, अभी तो यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन बना हुआ है। अब क्या करते हैं, याद रखना कहीं पर भी अगर इस NO को हटाना है आसानी से, वहाँ पर एसिडिक मीडियम यूज़ कर लो, ये जाएगा इस Na को हटाएगा और वहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, एक बार फिर से देखो, यहाँ पर OH हुआ और यहाँ पर क्या हो जाएगा COH, का मतलब क्या हो जाएगा COH, एक एसिड बन जाता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड। क्या कहते हैं इसको सैलिसिलिक एसिड। तो कहने का मतलब अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि कोल्बे रिएक्शन के दौरान क्या बनता है, तो आप बताओगे सैलिसिलिक एसिड बनता है। ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया जैसे कि यहाँ पर बताएगी, लेकिन अगर कभी भी रिएक्शंस आएगी आपको वहाँ पर ऐसे लिखा मिलेगा, ठीक है, ध्यान देना। ऐसे पहले यहाँ पर लिख दिया जाएगा NaOH, ठीक है, सेकेंड यहीं पर इसी एरो के नीचे लिख दिया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और थर्ड यहाँ पर एसिड लिख दिया जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनता है। आपको यहाँ पर इन सबको देख करके पहचान लेना था ये क्या है भैया, ये तो कोल्बे रिएक्शंस के यहाँ पर रिएजेंट्स हैं, और ये क्या करते हैं, फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ हो, यहाँ पर तो ये आपको पूरा मैंने बताया कैसे होता है, लेकिन रिएक्शन आएगी आपको तो ऐसे ही वहाँ पर दिया जाएगा। समझ में आया सबको? हाँ स्टार्ट। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, अगली रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रीमर-टीमैन रिएक्शन की बात करते हैं। रीमर-टीमैन रिएक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, पहले आपको मैं यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन के बारे में बता दूँ। यहाँ पर आपका फिनॉल होगा, ठीक है, और इसकी रिएक्शन कैसे होने वाली है, यहाँ पर सबसे पहले आपको लिख दिया जाएगा NaOH, और साथ में इसके चलेगा CHCl3 जिसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया जाएगा एसिडिक मीडियम, ठीक है, और जा करके यहाँ पर क्या बनने वाला है, ध्यान देना, यहाँ पर OH और आर्थो पोजीशन पे चला जाता है CHO, ठीक है, यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हो जाए जिसको कहते हैं सैलिसिल्डिहाइड। क्या कहते हैं बच्चों, सैलिसिल्डिहाइड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, खास करके ऐसे ही आता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर मैकेनिज्म को थोड़ा सा देखना चाहते हैं, मैं आपको जल्दी से बता रहा हूँ क्योंकि आपके यहाँ पर NCERT में दिया गया था। यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाता है, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पर जो मैंने आपको लिखा है क्लोरोफॉर्म, ठीक है, यहाँ पर दिखाया CHCl3, क्या था ये CHCl3 था, और इसके ऊपर जैसे ही NaOH जाएगा, NaOH एक बेस की तरह अटैक करेगा। याद रखना यहाँ पर एक बेस की तरह अटैक करेगा, और बेस का काम क्या होता है, एसिडिक H को तोड़ करके निकल जाना। यहाँ पर इसको तोड़ दिया, यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज। आप बताओगे यहाँ पर C माइनस हुआ और यहाँ पर 3 क्लोरीन ऐसे लगे हुए हैं। अब आप खुद सोचो, जैसे ही इस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, क्या ये स्टेबल होगा? नहीं, किसी के ऊपर चार्ज आ जाए उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। अब इस स्टेबिलिटी को कैसे खत्म किया जाए, यहाँ पर जो अनस्टेबिलिटी आ गई है, यहाँ पर क्या करता है क्लोरीन, इस बॉन्ड को तोड़ लेता है अपने कार्बन और हेलोजन बॉन्ड को, और अपने ऊपर माइनस लाता है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस। पहले से माइनस था, ये प्लस आ गया। अब क्या बन जाएगा यहाँ पर, आप खुद देखो। अब बताओगे यहाँ पर आ जाएगा CCl2, क्या हो जाएगा CCl2, और इसको किस नाम से जानते हैं आप बताओगे, डाई क्लोरोकार्बिन। और इस पूरी रिएक्शन का इंटरमीडिएट इसी को माना जाता है, वो कौन है, डाइक्लोरोकार्बिन। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आपसे पूछा जाएगा रीमर टीमर रिएक्शन में कौन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, तो आप बताओगे यहाँ पर डाइक्लोरोकार्बिन, और ये क्या हो जाता है आपका, एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इंटरमीडिएट या फिर कहते हैं एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो कहने का मतलब पहले स्टेप आपने देखा कैसे क्लोरोफॉर्म से क्या हो जाता है, डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरे स्टेप में आपको देखना है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा फिनॉल था, ध्यान से देखना, ये हमारा फिनॉल हुआ, फिनॉल के ऊपर NaOH यहाँ पर भी जाकर के रिएक्शन करेगा क्या, यहाँ पर फिनॉल का जो OH है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसके H को तोड़ेगा और यहाँ पर ONA बना देगा, ठीक है, ऐसे हुआ।
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बन के तैयार हो गया और मैंने आपको बताया सोडियम फिनॉक्साइड बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, एक्टिवेशन का काम करने लगता है। अब यहाँ पर डाइक्लोरोकार्बन जो कि क्या है, आपका एक इलेक्ट्रोफाइल है, दौड़ के कहाँ पर जाएगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है। आप टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर काउंट करोगे केवल 6 ही नजर आते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये दौड़ के जाएगा जहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन अधिक मिले। कहाँ पर दौड़ के जाएगा, इस बेंजीन रिंग के पास जाएगा, तो यहाँ पर आर्थो पे जाकर के जुड़ जाता है। और आर्थो पर आपको पता है यहाँ पर क्या है, एक H है, तो कैसे जुड़ेगा ध्यान देना, ONA, ठीक है। यहाँ पर जो H था उस कार्बन ने क्या किया, उसको तोड़ करके खुद से जोड़ लिया और यहाँ पर CHCl2 बन गया। देखो ध्यान से, CHCl2 बन जाता है। अब अगले स्टेप में क्या हो जाता है, यहाँ पर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, आप बताओगे NaOH जाएगा, फिर से कह सकते हैं एक्वस NaOH यहाँ पर जाएगा। और इस बार क्या करने वाला है, आपको पता है एक्वस NaOH या फिर एक्वस KOH करता क्या था, आप कहोगे वहाँ पर हेलोजन को तोड़ करके वहीं पर OH ग्रुप देने का काम करता था, यही तो करेगा। अब बताओगे यहाँ से इस हेलोजन को तोड़ा होगा, उसके बदले इसको क्या मिला, OH। यहाँ से इस Cl को तोड़ा होगा, उसके बदले में क्या मिला इसको, OH। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ONA, ठीक है, ऐसा हुआ। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है CH, इस पे भी OH, यहाँ पर भी OH। एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप क्या साथ साथ रहेंगे, नहीं रहेगा। आप बताओगे यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। क्या रिलीज हो जाएगा बच्चों, वाटर रिलीज हो जाता है। अब क्या बन गया, यहाँ पर आके देखते हैं आगे। बताओ यहाँ पर क्या बचा, ये इतना निकल गया, केवल ऑक्सीजन बचा CHO। और आप बताओगे यहाँ पर बन जाता है आपका ONA प्लस, यहाँ पर माइनस, और आपका ये बन जाएगा CHO, ठीक है। अभी यहाँ पर फिनॉक्साइड ग्रुप लगा हुआ है, सोडियम फिनॉक्साइड। हम लोग क्या करते हैं, अब लास्ट में एसिडिक मीडियम यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। एसिडिक मीडियम यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, उसी Na को हटाएगा और वहाँ पर OH को जोड़ देगा और यहाँ पर CHO आ जाता है। तो समझ में क्या आया आपको, ठीक है। ये पूरी रिएक्शन 1 और 2 स्टेप में मैंने जो आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, वो डायरेक्ट आपसे ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है, ऐसे ही पूछा जाएगा। आपको वहाँ पर पता होना चाहिए क्या आ जाता है, ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप आ जाता है और इसका नाम क्या हो जाता है, आप बताओगे, सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसिल्डिहाइड हो जाता है। ये पूरी हो गई रीमर-टिमर रिएक्शन। इसको आपको याद रखना है, खास करके CCl2 डाइक्लोरोकार्बन एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह यहाँ पर काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए यहाँ पर अगली रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं। अगली रिएक्शन यहाँ पर रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पर पढ़े थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे बेंजीन के प्रिपरेशन मेथड को, ठीक है, वहाँ पर हमने इसको देखा था। अब एक बात करते हैं यहाँ पर फिर से। हमने क्या किया, फिनॉल लिया और फिनॉल की रिएक्शन किससे, जिंक डस्ट से कराते हैं। ये फिनॉल में जो जिंक डस्ट है ये करेगा क्या, ये जाएगा वो यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर के बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा क्या, जिंक ऑक्साइड, और बचा क्या रह जाएगा यहाँ पर, फिनॉल। ये रिएक्शन हम लोग एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बताए अगर फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको हम लोग कहते हैं क्या, Na2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। अगर इसके प्रेजेंस में लोग रिएक्शंस को कराते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आप बताओगे, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और यहाँ पर हो जाता है बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक की हो गई, जितनी भी फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस थी सब कंप्लीट हो जाता है। तो कहने का मतलब अल्कोहल और फिनॉल हम लोग खत्म कर चुके हैं पूरी इसकी केमिकल रिएक्शंस। अब हम लोग यहाँ पर ईथर के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए अब लोग यहाँ पर डायरेक्ट आते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर को कैसे बनाया जा सकता है, तो सबसे पहले बताया गया बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से भी ईथर का फॉर्मेशन हो सकता है। कैसे होगा उसको मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं CH3 CH2OH, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक अल्कोहल लिया और इस अल्कोहल की रिएक्शन को यहाँ पर मायने रखता है। हमने क्या किया, अगर H2SO4, ठीक है, 443 केल्विन टेम्परेचर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाता है और आप जो बनाना चाहते थे वो नहीं बनता है। यहाँ पर क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। आप बताओगे यहाँ पर एल्कीन बन जाता है, क्योंकि अभी रिएक्शन इसको पढ़ के आ रहे हैं। वहाँ पर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जब लोग करते थे एसिड की प्रेजेंस में, तो कहा गया अगर हम लोग H2SO4 443 केल्विन टेम्परेचर रखते हैं तो वहाँ पर एल्कीन बन जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। लेकिन अगर यहीं पर फिर से हम लोग H2SO4 यूज़ करें, टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है, 413 केल्विन करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता था, ये ईथर में कन्वर्ट हो जाता है, CH3CH2O CH2CH3 का फॉर्मेशन हो जाता है। डाई इथाइल ईथर यहाँ पर बनके तैयार हो गया। तो आपको क्या समझ में आता है, यहाँ पर अगर एल्कोहल प्राइमरी, खास करके प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है, अगर यूज़ करते हैं और वहाँ पर हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर यूज़ करते हैं H2SO4, तो उस कंडीशन में अगर हम लोग बनाना चाहें तो ईथर बन सकता है। लेकिन अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो हमेशा वहाँ पर एल्कीन बनेगा। या फिर एक चीज़ याद रखना, अगर यहाँ पर आप सेकेंडरी टर्सरी कोई भी एल्कोहल यूज़ करोगे तो हमेशा चाहे कम रखा चाहे ज़्यादा टेम्परेचर रखा, वहाँ पर एल्कीन ही बनता है। समझ में आया सबको?
यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर तो आपने देखा एलिमिनेशन हुआ, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होता है। वो कौन सा सब्स्टिट्यूशन होता है? SN2 मैकेनिज्म के दौरान ही यहाँ पर क्या हो जाता है? ईथर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर को ज़्यादा रखते हैं या फिर सेकेंडरी या फिर टर्सरी अल्कोहल यूज़ करते हैं, तो उस कंडीशन में याद रहे वहाँ पर SN1 नहीं, वहाँ पर SN2 नहीं, वहाँ पर SN1 मैकेनिज्म होने लगता है और जिसकी वजह से वहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आपसे कह दिया जाए अल्कोहल से डिहाइड्रेशन के थ्रू कैसे बनाया जा सकता है, तो याद रखना वहाँ पर SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होता है और वहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल लेकर के चलना पड़ता है। चलिए लोग बात करते हैं यहाँ पर ईथर प्रिपरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस की बात करते हैं। यहाँ पर विलियमसन सिंथेसिस से कैसे बनाया जाता है, तो मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक एल्किल हैलाइड यूज़ करते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर एक एल्किल हैलाइड यूज़ करते हैं और इसकी रिएक्शन को क्या करते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं। ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है यहाँ पर ये X को कौन लेके जाएगा, अब बताओ कि Na क्या करेगा, X के साथ चला जाएगा और बचा हुआ पार्ट R किसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पर RO के साथ जुड़ जाता है और यहाँ पर आपका RO R का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पर NaX बन जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन हो याद रखनी है, तो मैंने आपको इसे नॉर्मली बता दिया। ठीक है, कंडीशन याद रखना, ये रिएक्शन तभी होगी क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन क्या फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म का मतलब वन स्टेप रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए कहा गया यहाँ पर जो आपका एल्किल, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, याद रखना वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, ऑलवेज प्राइमरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, ये प्राइमरी होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जो आपको एल्कॉक्सी ग्रुप दिखाई दे रहा है वो चाहे प्राइमरी लेके चलो और यहाँ पर आप सेकेंडरी लेके चलो, चाहे वो टर्सरी लेके चलो, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर प्राइमरी होगा तभी आपका वहाँ पर क्या हो जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जैसे रिएक्शन से अगर मैं आपको समझाऊँ, मान लिया यहाँ पर लोग क्या करते हैं, CH3Cl ले लिया। ठीक है, इसकी रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर C2H5ONA, ठीक है, ऐसे ले लिया। यहाँ पर सोडियम इथॉक्साइड लिया, सोडियम इथॉक्साइड ले लिया, इससे करा दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको पता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर हम लोग मैकेनिज्म के हिसाब से चले, थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, SN2 मैकेनिज्म होता है। यहाँ पर C2H5O माइनस वाला पार्ट क्या करेगा, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा बैक साइड से ऐसे धीरे धीरे अटैक करेगा और इधर वाला जो बॉन्ड है आपको पता है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये वीक होता नजर आएगा और एक समय आएगा ये जाकर के इससे बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पर C2H5O CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पर जो Cl निकला वो किसके साथ चला जाएगा, Na के साथ चला जाएगा, यहाँ पर NaCl बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म लगता है। जैसे एक और एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, अगर हमसे कह दिया जाए कि CH3Cl है और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर CH3ONA लेकर के चल रहे हैं, बताओ क्या यहाँ पर ईथर बनने वाला है। तो मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से समझना, मैंने कहा था ऑलवेज ये क्या होना चाहिए, एल्काइल हैलाइड आपका प्राइमरी होना चाहिए। लेकिन आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर टर्सरी है, लेकर के चले तो क्या होगा, आप बताओगे यहाँ पर ईथर नहीं बनने वाला है। ये क्या करेगा, एलिमिनेशन कराना शुरू कर देगा और आप बताओगे यहाँ से बीटा से H और अल्फा से Cl हट जाएगा, एक HCl रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर आपका ईथर नहीं बल्कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, आप बताओगे एल्कीन बन के तैयार हो जाता है। क्या बन जाता है, एल्कीन बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जांपल यहाँ पर समझते हैं। चलिए अगले एग्जांपल की बात करते हैं। इस बार मैंने क्या किया, एल्किल हैलाइड को नॉर्मल CH3Cl रखा, लेकिन यहाँ पर जो एल्कोक्साइड ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखा सोडियम ब्यूटॉक्साइड रखा है। ठीक है, टर्सरी सोडियम ब्यूटॉक्साइड लिया है। कहने का मतलब यहाँ पर जो आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये टर्सरी है, यहाँ पर प्राइमरी है। फिर पूछा गया क्या यहाँ पर भी नहीं बनेगा, अब बताओगे यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ये निक्लोफाइल है। निक्लोफाइल कुछ भी हो, चाहे जितना बड़ा हो चाहे छोटा, उससे मतलब नहीं होता है, लेकिन ये जहाँ पर अटैक करना चाहता है वो छोटा होना चाहिए। ये यहाँ पर अटैक करना चाहता है और यहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, छोटे छोटे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। यहाँ पर क्या कर जाएगा, ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन कर लेगा और आपका यहाँ पर बनके तैयार हो जाएगा
CH3O CH3। तो कहने का मतलब ईथर अगर आप टर्सरी उर्सरी बनाना चाहते हैं इस टाइप का तो बन ही जाएगा, लेकिन एक चीज़ याद रहे आपका यहाँ पर जो टर्सरी ग्रुप होना चाहिए वो कहाँ से आना चाहिए, एल्कोक्साइड ग्रुप से आना चाहिए, सोडियम एल्कोक्साइड से आना चाहिए, और यहाँ पर जो आपका सबसे छोटा ग्रुप कहाँ पर होना चाहिए, एल्किल हैलाइड से। तो इस टाइप की रिएक्शन होती है विलियमसन सिंथेसिस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खास करके इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। अगर सेकेंडरी और टर्सरी होता है तो उस कंडीशन में हमेशा आपका एल्किन बनेगा, वहाँ पर एलिमिनेशन होगा, ना कि वहाँ पर सब्सटीट्यूशन होगा। समझ में आया सबको? चलिए एक और रिएक्शन की बात करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर फिनॉल ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे फिनॉल ले लिया, और इसकी रिएक्शन को अगर हम लोग क्या करते हैं NaOH से कराएंगे, तो बताओ यहाँ पर क्या बन जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, ठीक है। बताओ क्या इससे ईथर बनाया जा सकता है? बताया कि एल्कोक्साइड वाला ग्रुप कुछ भी हो वहाँ पर मायने नहीं रखता है, बस आपका जो यहाँ पर एल्किल हैलाइड होना चाहिए वो नॉर्मल होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर RH से रिएक्शन अब करा दें, किससे करा दें, RH से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na चला जाएगा X के साथ। आप बताओगे यहाँ पर Na X के साथ चला जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा आपका क्या, OR का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ में आया सबको? ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। यहाँ पर ईथर के जो प्रिपरेशन मेथड थे, जो यहाँ पर हम लोग इसको देख चुके हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके केमिकल मेथड को देखने वाले हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो सेम उसी टाइप की बात करते हैं। ये भी इसके छोटे मेंबर क्या हो जाते हैं, वाटर में घुल जाते हैं, क्योंकि वो भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन जैसे थोड़ा सा बड़े मेंबर की बात करते हैं वहाँ पर क्या हो जाता है, अब बताओगे ये वाटर के साथ घुलते नहीं, क्योंकि वहाँ पर एल्काइल ग्रुप बढ़ने लगता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इसकी केमिकल रिएक्शंस की, तो कहा गया यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, आप बताओगे ROR, यही तो होता है। और यहाँ पर बताया गया ये R और R की बात करते हैं, ये बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, इसलिए जल्दी किसी से रिएक्शन करना पसंद नहीं करते, बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं ईथर। फिर बात करते हैं तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में क्या पढ़ेंगे, जब बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं तो यहाँ पर कुछ कंडीशन के साथ यहाँ पर रिएक्शन कराने वाले हैं। बताया कि अगर कोई ईथर मान लिया ROR ऐसे डैश लिया, इसका क्या करते हैं HX के साथ रिएक्शन करते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर वगैरह भी हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होने वाली है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अभी आगे क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपको पता है ये प्लस माइनस में से डिसोसिएट करेगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस आएगा, और यहाँ पर भी ऐसे बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और आपको पता है ये जाकर के कहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर, और ये जाकर के यहाँ से जुड़ जाता है और बन जाएगा आपका ROH। और क्या बन गया यहाँ पर, RX का फॉर्मेशन हो जाता है, डैश लगाया था यहाँ पर R' X का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर फर्दर हम लोग बात करते हैं इसी के ऊपर, जो हमारा यहाँ पर अल्कोहल है, ठीक है, जो हमारा यहाँ पर अल्कोहल बना हुआ है, अगर आपका वहाँ पर HX कैसा है, एक्सेस में है, तो ये क्या करेगा, फर्दर फिर से इसके ऊपर रिएक्शन करेगा, और आपको पता है यहाँ पर क्या करेगा, ये OH और ये H बाहर निकल जाएगा, X जाकर के उससे जुड़ जाएगा, और यहाँ पर RX का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ हो जाता है यहाँ पर। अब कैसे होता होगा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लें यहाँ पर CH3CH2O CH3 ऐसे कोई ईथर मैंने लिया, और बताइए जो यहाँ पर HX लिया गया है, याद रखना यहाँ पर HX जो है, यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखा जाए तो HI सबसे ज़्यादा, फिर यहाँ पर HBr, और यहाँ पर क्या हो जाता है HCl होता है, ठीक है, ये होता है। वैसे मैंने आपको बताया ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, ईथर वाला पार्ट ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, तो कहने का मतलब उससे जो रिएक्शन करने वाला है वो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा रिएक्शन अगर ईथर के साथ कोई मिलेगा तो HI मिलता है, ठीक है। कौन मिलता है, HI। कभी कभार HBr मिल जाता है, लेकिन HCl बहुत ही कम या फिर ना के बराबर मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो सामने वाला जो रिएक्शन करने वाला है वो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्शन HI की मिलती है। तो HI के साथ ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मान लिया यहाँ पर HI है, और यहाँ पर कैसे रिएक्शन होता है उसके बारे में आपको बताऊं। याद रखना यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म यूज होती है। कौन सी मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म यूज होता है। यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस में टूटेगा। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर प्लस और माइनस में टूटता है, और सबसे पहले इनका प्रोटोनेशन किया जाता है। प्रोटोनेशन का मतलब क्या हो जाएगा, ये H+ क्या आएगा, आकर के यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। अब देखना यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ गया तो क्या होगा, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ CH3 CH2O, यहाँ पर H आएगा, और H आते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा, माइनस की वजह से ये न्यूट्रल हो जाएगा, और प्लस चार्ज यहाँ पर आया, और आप बताओगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3, ये हो गया।
अब कौन निगाह जमाए हुए है, I माइनस, और I माइनस यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सा, बाई मॉलिकुलर SN2 करने वाला है। SN2 के लिए क्या करना है, इसको ये देखेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यहाँ पर ये वाला भी बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन वो अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहता है, अपने ऊपर माइनस चार्ज लाना चाहता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बताओगे आयोडीन क्या करे, I माइनस जाकर के इसके ऊपर एक्ट करेगा। अब ये देखेगा ऑक्सीजन के इधर उधर वाले ग्रुप को देखेगा, देखता है कहाँ पर अटैक किया जाए। यहाँ पर जाता है तो यहाँ पर एक बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जिस कार्बन पे जाता है यहाँ पर छोटे छोटे हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, ये I वाला जो करेगा इसके साथ जाकर के रिएक्शन करेगा। ध्यान रखना SN2 की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ धीरे धीरे बॉन्ड बनाएगा, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे वीक हो जाएगा और इधर इसका बॉन्ड बनने लगेगा, और एक समय आएगा ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, और टूटेगा तो कैसे टूटेगा, याद रखना, यहाँ पर माइनस आएगा, टूटेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा, जिसकी वजह से ये I माइनस जाकर के इस छोटे वाले ग्रुप पे अटैक करता है, क्योंकि SN2 है, ये छोटा ग्रुप पसंद करता है। ठीक है, और यहाँ पर बन जाएगा आपका CH3CH2OH। ठीक है, और यहाँ पर I माइनस जाकर के उससे जुड़ गया तो यहाँ पर CH3I का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अभी एक दो एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। चलिए यहाँ पर इसकी अगली रिएक्शन देखते हैं ईथर की। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया CH3CH2O C2H5। ठीक है, और आपसे कहा गया बताओ HI से रिएक्शन करो। अब आपको डायरेक्ट देखना है यहाँ पर I किसके साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी न किसी R के साथ I जाने वाला है, किसी न किसी R के साथ ही यहाँ पर I जाने वाला है। अब सवाल आता है इस वाले R ग्रुप के साथ जाएगा I या फिर इस वाले R ग्रुप के साथ जाएगा I, तो याद रखना जो ग्रुप छोटा होगा उसी के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म लगेगी, और SN2 में क्या हो जाता था, वहाँ पर देखा जाता था कहाँ पर भीड़ भाड़ कम है, तो आपका I माइनस कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, और H इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बनने वाला, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ CH3 और यहाँ पर H था। अब बताओ यहाँ पर OH आ गया, ये अल्कोहल का पार्ट बनाया, और यहाँ पर ये C2H5I का फॉर्मेशन कर देता है। और एग्जांपल देखते हैं, इसको क्लियर करते हैं। देखना अगली एग्जांपल CH3OCH3, इसकी रिएक्शन एक बार फिर से HI से कराते हैं। अब आपको बताओ क्या होना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए, इस छोटे वाले के साथ जाना चाहिए कि इस बड़े वाले के साथ जाना चाहिए। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, अब यहाँ पर क्या हो जाता है, आपको पता है अगर ये वाला बॉन्ड अगर हम लोग भूल से भी तोड़ दें, यहाँ से अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे कुछ ऐसे, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, आप बताओगे क्या बन जाता है, टर्सरी कार्बोकेटायन बनता है। क्या बन जाएगा, टर्सरी कार्बोकेटायन बन जाता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो कहने का मतलब अगर टर्सरी ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है तो उस कंडीशन में SN2 नहीं, अब वहाँ पर क्या हो जाएगा, SN1 मैकेनिज्म लगने लगता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर, क्योंकि हमारे माइंड में ये चलता रहता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, SN2 करेगा, हमेशा छोटे के साथ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमेशा छोटे के साथ नहीं जाता है। अगर वहाँ पर कोई टर्सरी कार्बोकेटायन बनने की पॉसिबिलिटीज़ है, अगर हम लोग ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं, एक पल के लिए देखो यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, टर्सरी कार्बोकेटायन होना चाहिए। अगर टर्सरी कार्बोकेटायन बनने की पॉसिबिलिटीज है तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो SN2 को तुरंत छोड़ देगा, वहां पर SN1 को फेवर करेगा, और SN1 को फेवर करेगा। इस बार आपका I आप छोटे वाले पे नहीं, इस बार कहां पर जाएगा, बड़े वाले ग्रुप पे अटैक करेगा। ये इंपॉर्टेंट था सही से। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो ये आपको वहाँ पर ध्यान रखना था। इस बार मैंने I को यहाँ पर जोड़ा है बड़े वाले ग्रुप के साथ, और ये छोटा वाला ग्रुप गया है अल्कोहल बनाने के लिए, CH3OH आ जाता है। एक दो एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर HI की रिएक्शन कराने वाले हैं। एक पल के लिए लगता था कि यहाँ पर फिर प्लस, यहाँ पर माइनस कर देते हैं और छोटे वाले के साथ भेज देते हैं, SN2 कराते हैं। लेकिन एक बार फिर से ध्यान रखना, अगर हम लोग ये वाला बॉन्ड तोड़े, क्योंकि आप तुरंत नहीं कर सकते हो, देख करके तुरंत नहीं करना है, आपको एक बार दोनों बॉन्ड को तोड़ना है और देखना है क्या किसी साइड बहुत स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है। अगर हम लोग इसको तोड़ देते हैं, यहाँ पर ऐसे तोड़ा, यहाँ पर माइनस किया और यहाँ पर प्लस आता है, और आपको क्या लग रहा है, ये क्या बन रहा है, बेंजाइल कार्बोकेटायन बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों, बेंजाइल कार्बोकेटायन बन रहा है, और बेंजाइल कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस कंडीशन में एक बार ये फिर से क्या करेंगे, SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, SN1 मैकेनिज्म, SN2 नहीं, SN1 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, और जाकर के कहाँ पर जुड़ेंगे, यहाँ पर जुड़ जाता है। तो याद आपको क्या रखना है यहाँ पर, अगर किसी कारणवश
ईथर में कोई भी ऐसा बॉन्ड हम लोग तोड़ रहे हैं जहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, तो वहाँ पर रिएक्शन जाएगा, आप बताओगे वहाँ पर I- जा करके अटैक करता है। तो इतना सबको समझ में आया कैसे होने वाला था यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहाँ पर जा करके रिएक्शन करता है। तो ओवरऑल अगर आपसे यहाँ पर कह दिया जाए, आपको एक बात याद रखनी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, कभी भी HI की रिएक्शन अगर आपको मिलती है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर R वाले ग्रुप को चेक करना है। और चेक करना है क्या क्या देखना है, क्या इसमें से कोई टर्सरी तो नहीं है, इसमें से कोई टर्सरी तो नहीं है, या फिर कोई बेंजाइल तो नहीं है, इस टाइप का नहीं है। बेंजाइल मतलब इसे एक CH2 ग्रुप लगाओ, ऐसा नहीं यहाँ पर डायरेक्ट जुड़ जाए, CH2 ग्रुप लगाओ। तो उस कंडीशन में लोग क्या करते हैं, अपनी मैकेनिज्म को बदल देते हैं, HCN1 करते हैं, और वो उस समय क्या करता है, बड़े वाले ग्रुप के साथ जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी टर्सरी नहीं है, ठीक है, उस कंडीशन में कोई बेंजाइल नहीं है, तो उस कंडीशन में लोग क्या करते हैं, जो छोटा ग्रुप होगा वहाँ पर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर HCN2 मैकेनिज्म वो फॉलो करेगा। समझ में आया सबको? चलिए अब लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग एनिसोल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखते हैं। और यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम लोग देखें यहाँ पर OCH3 भी क्या हो जाता है, ये भी अच्छा खासा क्या होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। और अगर आपको पता हो OCH3 क्या करता है, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। जैसे अल्कोहल हुआ वैसे ये भी क्या करता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है। इस लोन पेयर को रिंग में भेजता है, रिंग पे क्या होता है, जा करके ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। अब यहाँ पर इसकी पावर काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए बताया कि आपको यहाँ पर Br2 के साथ कोई आप बहुत ही वहाँ पर लेविस एसिड नहीं यूज़ करना है, अब वहाँ पर नॉर्मल कोई एसिड यूज़ कर लेंगे। ये भी क्या करेगा, यहाँ पर Br+ को निकाल कर देगा, ठीक है। क्या देगा, Br+ को निकाल करके देगा। और वो Br कहाँ पर जा सकता है, आप बताओगे इसके रिस्पेक्ट में, OCH3 के रिस्पेक्ट में, चाहे वो ऑर्थो पर चला जाए, और या फिर बात करते हैं यहाँ पर वो इसके रिस्पेक्ट में पैरा पर चला जाए। लेकिन आपको पता है मेजर कौन हो जाएगा, आप बताओगे पैरा वाला मेजर होता है। इसको हम लोग हैलोजिनेशन की रिएक्शन करते हैं। कहने का मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल, हैलोजन क्या आता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बन के जाता है और रिंग पे अटैक करता है। और दूसरी रिएक्शन अगर आप देखो ध्यान से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दूसरी रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, दूसरी रिएक्शन को कहा जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा, इस क्लोरीन को पकड़ेगा माइनस ग्रुप में, और यहाँ पर किसको छोड़ देगा, प्लस CH3 को छोड़ देगा, और वो जा करके रिंग के ऊपर अटैक करेगा। और रिंग पे पहले से यहाँ पर कोई प्रेजेंट है जिसका नाम है OCH3, और वो क्या करता है, कहेगा चाहे आर्थो पर जा करके इस एल्काइल ग्रुप को जोड़ो, चाहे पैरा पर जा करके इसको आप जोड़ लो, ठीक है, क्योंकि यही दो जहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। और अगर आपसे कह दिया जाए मेजर कौन होगा, तो आप बताओगे हमेशा पैरा वाला मेजर होता है। फिर यहाँ पर भी बात करते हैं, इसको कहा जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या करता है, ये Cl- के रूप में टूटता है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, और वो प्लस चार्ज क्या करेगा, दौड़ के रिंग की तरफ भागेगा, क्योंकि रिंग पे ही इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छे से मिलती है। और आप बताओगे OCH3 हुआ, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, COCH3 आ जाता है ऑर्थो पर, या फिर लोग कह सकते हैं ये कहाँ पर और जुड़ सकता है, आप बताओगे पैरा पर जा करके जुड़ सकता है। यहाँ पर आप बताओगे COCH3 हो जाता है, एसाइल ग्रुप जा करके जुड़ जाता है, और ये आपका यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। यहाँ पर भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सारी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही। यहाँ पर कंसंट्रेट HNO3 H2SO4 क्या करेगा, NO2 नाम का एक इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकालेगा, वो NO2 जा करके चाहे ऑर्थो पर जुड़े चाहे पैरा पर जुड़े, ठीक है, वो फ्री होता है, चाहे वो आर्थो पर जुड़े, ठीक है, या फिर वो जा करके पैरा पर जुड़ सकता है, ठीक है, ये हुआ। और आपका ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। तो यहाँ तक की रिएक्शन पूरी थी, आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ईथर की सारी रिएक्शंस भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। तो कहने का मतलब अल्कोहल, फिनॉल और ईथर हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। अगले टर्न पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को खत्म करेंगे। आज इतना करते हैं, ठीक है, धन्यवाद, ठीक है, बाय।